हेलो हेलो। ठीक है, अब वही सारी है, मैंने मान लिया ऐसा। एसईओ में हम लोग ऑन पेज की एक थ्योरी देख चुके हैं, ऑफ पेज की थ्योरी देख चुके हैं, ठीक है। बट क्या है ना कि अब गूगल है ना थोड़ा पगला गया है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गूगल सच में थोड़ा पगला गया है, क्योंकि जब से एआई आया है उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो गए हैं स्पैम और रियलिटी को पहचानना। ठीक है, मतलब आप चैट जीपीटी को बोलो कंटेंट जनरेट कर, फिर उसको बोलो ह्यूमन फ्रेंडली कर, ठीक है, फिर आप ही उसको कुछ कंटेंट दे के आप रीराइट करा लो। मतलब ये क्या हो गया, आजकल जो स्पैम चल रहे हैं वो स्पैम हो गए हैं, एक तो जनरेटेड, दूसरा मैनुअल स्पैम। ये मैनुअल स्पैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हम जनरेट कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो हम उसकी हेल्प से कर रहे हैं, बट उसके पीछे जो हम बैठ के खुद अपना दिमाग लगा के जो खुद एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो मैनुअल स्पैम है। मतलब वो मैनुअली बैठ के बहुत टाइम इन्वेस्ट करके वो कंटेंट क्रिएट कर करके डाल रहे हैं, कर करके डाल रहे हैं, ये वाली चीज़। स्पैम में आता है। रिडायरेक्ट नहीं मैम, रीराइट रिडायरेक्शन, करवाना, रीराइट करवाना। रीराइट। मैम देखो, रीराइट तो वो हो गया ना, कुछ ऑलरेडी गूगल पे है और वो नहीं, फिर से आप हम दे रहे हो। अपना दे रहे हैं, बस हाँ, अपना दे रहे हैं, उसको रीराइट करवा रहे हैं, वो तो स्पैम में नहीं आएगा कंटेंट। देखो हम अपना कंटेंट दे रहे हैं, उसको रीराइट करा रहे हैं। हम अपना कंटेंट देंगे ही क्यों अगर हमने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है तो? आप सोचो ना, आपको रीराइट क्यों कराना है जब आपने कोई कंटेंट गूगल पे डाल रखा पब्लिश है? करने से पहले, मैं तो कह रही हूँ जब डालने से पहले हाँ आप स्पैम किसको कह रहे हो, मतलब मैम, क्या स्पैम है ना, स्पैम बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है। अभी आप लोगों के लिए ना स्पैम समझने भी मुश्किल है, मैं हाँ, अगर मतलब रियलिटी आप क्या लोगों को स्पैम बताऊं होता तो। है हाँ, कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप लोगों ने भी वेबसाइट नहीं बनाई, आप लोगों ने ऑन पेज नहीं किया, आप लोगों ने कंटेंट नहीं डाला, ठीक है ना, आप लोगों ने भी टाइम ही नहीं दिया इस फील्ड को क्या है, तो आप लोगों को यही नहीं पता कि स्पैम है क्या। हाँ, मतलब इस मतलब फील्ड आप में स्पैम नहीं पता ना। बिल्कुल सी एस हमें एस सीधा जाके पूछते हमें हैं। जनरल स्पैम कॉल्स पता है, स्पैम ये सब पता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में स्पैम क्या हो सकता है। स्पैम बहुत तरह के हैं। अब जैसे किसी सीए से डायरेक्ट जाके पूछोगे कि लिए ब्लैक को वाइट करना बता, हो जाएगा? ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हाँ, नहीं, किसी आप सीए के पास जाओ, ठीक है, हालांकि वो करते हैं, ठीक है, मैं खुद करवाता हूँ, लेकिन इतना नहीं करवाता भाई, हमारा तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है ठीक है। तो अब उनको आप बोलोगे ना भाई ब्लैक को वाइट करना है, तो मतलब उनके लिए वो काम क्या है, बहुत इजी है, उनको पता है वो क्या है, क्या सिस्टम है। आपको खुद नहीं पता होगा कि मतलब वो क्या करते हैं, किस तरीके से उसको वाइट करते हैं, वो प्रोसेस अंदर की चीज़ें हमें नहीं पता, ठीक है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई एसईओ में स्पैम है, अब एसईओ में स्पैम आपके अकॉर्डिंग क्या, ठीक है ना, एक नॉर्मल बंदा एसईओ के स्पैम से क्या समझता है कि कीवर्ड बहुत ज़्यादा डाल देना, है ना, मतलब यही है ना कि कीवर्ड हर जगह बार 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 रैंकिंग आएगी, ये स्पैम है कि नहीं है? हाँ, ये स्पैम है, ठीक है। लेकिन अब स्पैम में भी ना लेवल एडवांस आते जा रहे हैं, लोगों को पता चल गया ज़्यादा बार डालने से नहीं, सही जगह पे डालने से बात बनती है, ठीक है। तो अब उन्होंने जगह पकड़ ली, यूआरएल, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ की स्टार्टिंग, मीडिया फाइल्स। जैसे कि मिडिल में डालना है या टॉप में डालना है, मतलब कब उन्होंने डालना है। रिसर्च करी और पता लगाया, अब जैसे जैसे पता लगता गया उसने क्या करा, फिर वो करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब लोग एल्गोरिदम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम के किसी पार्ट को पकड़ के उसका बेनिफिट उठा रहे हैं जब तक कि वो सिस्टम अपडेट नहीं हो जाता। मैं आपसे कहूँ कि जो सीईओ होते हैं वो ब्लैक को वाइट करते हैं, ठीक है, बट वो वाइट कर रहे हैं सिस्टम के किसी पार्ट को यूज़ करके कि लाइक डोनेशन से करा दिया, ठीक है, फ़ौरन से कोई इन्वेस्टमेंट ले ली, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट बाय ना करके किसी डोनेशन के थ्रू उसको घुमवा दिया, ठीक है ना। अब किसी कंपनी में फंडिंग ले ली, ठीक है, अब फंड्स मेरे को निकालने हैं, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है कि ये पैसा मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा, यहाँ इन्वेस्ट करा। मैंने क्या करा, अपने रिश्तेदार को किसी को बोल दिया कि भाई मैं तेरे से सर्विस ले रहा हूँ किसी चीज़ की, सर्विस का बिल बना दिया इतना मोटा, 50,000 की सर्विस को 5 लाख का दिखा के हर महीने वहाँ पैसे भेजता जा रहा हूँ, निकालता जा रहा हूँ, भेजता जा रहा हूँ, निकालता जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये ना उनकी टेक्निक्स होती है, मतलब छोटी मोटी टेक्निक्स होती है, ये तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया अभी, जस्ट एक नॉर्मल सी चीज़ जो कर लेते हैं भाई, कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन कर लेते हैं, ठीक है, जिस पे जीएसटी है ना वो सारी चीज़ें करता है नॉर्मली, ठीक है। अब क्या है कि आप लोग जैसे स्पैम समझ रहे हो कि भाई छोटे मोटे स्पैम आप लोगों को पता है, बड़े स्पैम आप लोगों को भी कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अभी तो मैनुअली करते हैं। मैनुअली वही है, मैंने पता लगा लिया एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है, मतलब किसी एक बंदे को पता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही एसईओ वाले बंदों को पता है कि गूगल लाइक कहाँ पे रैंकिंग दे रहा है, ठीक है।
बीच में कुछ ऐसा आ रहा है कि आप YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, आपका ब्लॉग बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा। ये ना एक बंदे ने करा, उसको रिजल्ट मिला, 4-5 ब्लॉग के साथ उसने करके देखा, उसको रिजल्ट मिला, तो अब क्या हो गया, अब उसने इसको रिवील करा, एक यूट्यूब वीडियो बना दी इसी चीज़ के ऊपर कि गाइस आप ऐसा कर सकते हो और आपका कंटेंट बहुत बढ़िया रैंक करेगा। अब लोगों ने वही करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जो मैं हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट उस पे पढ़ रही थी, हाँ उसमें यही वो दे रखा था कि आपको एक टॉपिक चाहिए, तो टॉपिक चाहिए उसने 4-5 सजेस्ट करे। जैसे यूट्यूब पे जाओ, जो कोर्सेज अवेलेबल है उनके कीवर्ड्स देखो, उनका कंटेंट देखो, उनके कंटेंट में से एक सेट ऑफ आइडिया ले लो आप। हाँ बिल्कुल। कि जैसे मैं अपने निश के अकॉर्डिंग देख रही थी, तो उस कंटेंट से एटलीस्ट आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। फिर कीवर्ड्स के हिसाब से उन्होंने टेम्पलेट्स दिखा दिए कैसे रैंक करने के हिसाब से। यही चीज़ आप स्पैम में आती है आपके हिसाब से। कीवर्ड को आप अगर बार बार यूज़ करते हो, उसको ओवर ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो वो स्पैम में आएगी। लेकिन देखो एक लिमिट में करेंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में करेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आ गई, उसको किया लेकिन बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब मेरे को पता है क्या लिमिट होगी, कितना उसको करना है, तो मैं एक पेज बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को सिस्टम पता चल गया, मैंने 10 लोगों की टीम बैठाई और वैसे 10,000 पेज बनवा दिए, ठीक है, ऑन पेज कर दिया उसका बढ़िया, और जो जो प्लेसमेंट्स होती है वो सब कर दी कीवर्ड्स की, ठीक है, और इंटरनल लिंकिंग सब कर दी। अब क्या होगा, अब एक बहुत बड़े लेवल पे मैंने कर दिया ना, मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत सारा आएगा, ठीक है। गूगल को तब तक इसका नहीं पता चलेगा जब तक कि ये हो नहीं जाता, ठीक है। देखो क्या होता था, हम लोग है ना रिव्यू बनाते थे, क्या होता था, रिव्यू बनाते थे। रिव्यू जैसे मैं आपसे कहूँ कि वर्डप्रेस का कॉम्पिटिटर कौन है, वर्डप्रेस का कॉम्पिटिटर शॉपिफाई हो गया, ठीक है, वेबफ्लो हो गया, ठीक है, विक्स हो गया, ये सारे क्या हैं, ये भी एक CMS है, और ये क्या है, वर्डप्रेस के कॉम्पिटिटर है, ठीक है। CMS हो गया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, स्पैम लोग किस तरीके से करने लग गए AI आने की वजह से, ठीक है। देखो AI से बहुत तरीके के स्पैम हुए हैं, बहुत तरीके के, मैं सब तो नहीं बता सकता, मेरे को जिनके बारे में नॉलेज है मैं वो बता सकता हूँ, ठीक है। देखो AI मतलब आप जो बोलोगे वो समझ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो, और फिर उसके बेसिस पे एक नया कंटेंट क्रिएट करता है आपके लिए। अब आपने क्या करा, वर्डप्रेस का एक कंटेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस का कंटेंट आपने कुछ इस तरीके से क्रिएट करा कि वर्डप्रेस एक CMS है, ठीक है, एक वर्डप्रेस एक CMS होता है, ठीक है, इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, यही है वर्डप्रेस में हम ऐसे प्लगइन डालते हैं, ऐसे थीम डालते हैं, ठीक है, जो कि सारा कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। मतलब वही चीज़ आपने एक ही ब्लॉग में पूरा उसको रेडी कर दिया। अब आपने वो कंटेंट ChatGPT को दिया, किसको दिया, ChatGPT को। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ChatGPT को दिया, मेरे पास और भी AI है, मैंने किसी भी AI को जो कंटेंट लिखने की कैपेबिलिटी रखता है उसको वो दिया, ठीक है, और उसको बोला कि मैं जैसे वर्डप्रेस पे अभी ये कंटेंट लिखा है, सिमिलरली आप मेरे को क्रिएट करके दो फॉर द शॉपिफाई, फॉर द विक्स एंड फॉर द वेबफ्लो, ठीक है। अब जो AI है वो उसको पढ़ के समझ सकता है कि किस वे में क्या कंटेंट देना है, ठीक है। अब वो वर्डप्रेस को पढ़ेगा, वो समझ जाएगा, ठीक है, मेरे को शॉपिफाई के लिए भी कंटेंट करना है, उसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। अब अगर मैं खुद से करता तो मेरे को 5 ब्लॉग लिखने पड़ते डिफरेंट, या फिर 5 बार वो कंटेंट लिखना पड़ता। हाँ, ब्लॉग लिखा, वर्डप्रेस क्या है, कैसा है, ठीक है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, दैट्स इट, बिल्कुल। तो फिर आपने उसको दे दिया AI को, हाँ, इसको देख के उनके बारे में अपने रिव्यूज के हिसाब मैंने उसको दिया कि देखो ये मैंने अपने एंड से वर्डप्रेस के लिए लिखा है। आप लाइक उनको देखो, GPT और AI को इतना एडवांस कर दिया, आप एक ह्यूमन की तरह बात कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब मैं उसको दूंगा एक, जैसे मैं किसी कंटेंट राइटर को अब हायर कर रहा हूँ, कंटेंट राइटर को मैं हायर करता हूँ तो क्या होगा, यही होता है कि भाई देख ये मेरा एक ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है, इसी की तरह मेरे को और भी करवाने हैं, ठीक है। सारा ब्लॉग लिखना पड़ता है उसमें। मैं वही समझाने की कोशिश करूँ, देखो वर्डप्रेस का एक ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है, किसी कंटेंट राइटर को ऑफलाइन हायर करके अगर उसको मैं देता हूँ कि आप ये लो इसको करो, ठीक है, तो उसको समझाऊंगा ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। अब क्या हो रहा है, अब वही सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट्स में आ गई है AI के अंदर, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं लोग, एक बना के उसको प्रॉम्प्ट भी बीच बीच में लिख देते हैं, ठीक है ना, कि फॉर द विक्स, फॉर द शॉपिफाई, ये सेम रह सकता है फॉर ये, मतलब उसी के बीच में एक जो ब्लॉग होगा उसी के बीच में आप लिख दो कि हमारे पास ये डिफरेंट कंट्रीज होने वाली हैं, उसके लिए सेम, उसके लिए सेम, इसके लिए अलग से कुछ कंटेंट हो सकता है, प्रॉम्प्ट्स भी बीच में डाल रहे हैं, ठीक है, कंटेंट के।
और वो अब किसको दे रहे हैं, ChatGPT को। अब उसको बोल रहे हैं ठीक है अब मेरे को ये इन 10 चीज़ों के लिए चाहिए, 10 अलग अलग CMS हैं, इन सब के लिए मेरे को ऐसा कंटेंट चाहिए। अब क्लिक करो वो एक बार में जनरेट कर देगा। अब क्या हुआ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियर इसको नहीं कहते, प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता है आप उसको इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हो बेस्ट वाली, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने अपना ये जुगाड़ लगाया, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हमने भी एक अपना प्रॉम्प्ट बना लिया। प्रॉम्प्ट होते हैं प्रॉपर, एक होता है ना कि जैसे गूगल रिफाइन सर्च है, तो हम कह सकते हैं वो गूगल के प्रॉम्प्ट्स हैं। क्या है, क्योंकि गूगल ने दी है वो बढ़िया चीज़ है, मतलब एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं। अब AI के भी क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है, कि आप इस ये दोगे तो उससे वो समझेगा, ठीक है। अब हम उसको जो बता रहे हैं ठीक है, जितना समझ में आएगा समझ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ होती है फिक्स कि इससे वो यही समझेगा, ठीक है। जैसे मैंने गूगल पर सर्च किया इन टाइटल और उसके आगे कुछ लिखता हूँ तो गूगल को अब एक ही चीज़ समझ आ रही है, टाइटल में ये वर्ड चाहिए। तो ऐसे ही AI में होता है, प्रॉम्प्ट जो दोगे वो वही समझेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये ना मैनुअल वर्क हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मैनुअल वर्क हो गया, टोटली मैनुअल वर्क हो गया कि मतलब आप स्पैम कर रहे हो, आप जनरेटेड तो AI से है पर manually बिल्कुल आपने डायरेक्शंस दे रहे हो। आपने उसको मैनुअली कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ChatGPT ये वो, तो क्या हो जाएगा कि नहीं, हमने तो खुद अपना एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, हमने तो पेज का लेआउट बनाया, डिज़ाइन सोचा क्या होगा, कंटेंट भी हमने उसके अंदर डाला कि हमें ये ही चाहिए, बट जनरेट किसने कर दिया वो। पर इसको स्पैम, लेकिन आप एक चीज़ सोचना कि अगर ह्यूमन भी जनरेट करेगा ना वो बहुत सिमिलर होगा। हाँ तो स्पैम क्यों माना जाएगा? अब मैम वही तो चीज़ है ना कि ये एक बड़े लेवल का ह्यूमन स्कैम हो गया। क्योंकि जो राइट, मैं एक ब्लॉग लिख रही हूँ, मैं सब कुछ दे रही हूँ, थोड़ा प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि मुझे मेरे को यही मैटर चाहिए। मैं इसलिए भी दे सकती हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मतलब मेरा मेरा जेन्युइन रीज़न तो ये हो सकता है ना कि मुझे प्रॉपर ग्रामेटिकल या कुछ, इसलिए मैं दे रही हूँ। तो मैटर तो बेस वाला मैं ही दे रही हूँ, रूट वाला, तो फिर इसको गूगल स्पैम क्यों मानेगा? मैम स्पैम इसलिए मानेगा ना क्योंकि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो ना, अब वो 1000 लोग लेके बैठे हैं सेम चीज़, ठीक है, 1000 लोग सेम टॉपिक पे हज़ारों पेज लेके आ रहे हैं कि अब आ जाओ कौन आएगा, हम ही हैं, ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है। ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है, ठीक है। आप ChatGPT को 100 बार बोलोगे ना कि मेरे को व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन दो, दे देगा, फिर बोलो कुछ और, फिर बोलो कुछ और, आप देते जाओ वो रुकेगा नहीं, मैंने राइम स्टिक वाली सेम देता है, अलग अलग नहीं, अलग अलग देगा। अलग अलग। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो अलग अलग ही देता है, लेकिन सबका मतलब क्या होगा, सबका मतलब सेम होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो मैंने ना एक वेबसाइट देख ली, देखो इस लेवल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। मैंने तो आपको अभी बोला 10 ब्लॉग बनाए हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ना एक बुक उठा ली, उस बुक का ना इंडेक्स ले लिया। क्या ले लिया, इंडेक्स। देखो AI को है ना आपको सिर्फ टॉपिक देना होता है, कंटेंट वो खुद जनरेट करता है। अब मैं किसी बुक का इंडेक्स उठा रहा हूँ, ठीक है, उस इंडेक्स को ChatGPT को दे रहा हूँ, वो पूरी बुक लिख देगा उसके ऊपर। क्या समझे, वो पूरी बुक लिख देगा उसके ऊपर। आप टॉपिक दो उसको कि आई वांट टू राइट अ SEO बुक, ठीक है, हियर आर माय टॉपिक्स, राइट द कंप्लीट बुक। आप उसको दो, पूरी बुक लिख के देगा वो तो पता है सर। हाँ। और वो अब original ये क्या हो content गया, नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों ने फीड कर रखा है, बिल्कुल। और वो ही हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सपोज वर्डप्रेस है या कुछ भी है, उसके बारे में और क्रिएटिव कंटेंट कहाँ से लाया जाए, क्योंकि उसकी वही चीज़ें 10 है। अब मैम इसीलिए तो गूगल को प्रॉब्लम हुई ना कि लोग है ना सेम वही चीज़ें बार बार दिए जा रहे हैं। ये पड़ा हुआ है, हाँ अब ये ब्लैक है, इसके ऊपर वाइट हुआ है, इसकी जिप लगी हुई है, ये इसका साइज है, यही तो चीज़ है ना। जब ये चीज़ यही है, इसके लिए और क्रिएटिविटी क्या लाई जा सकती है? कोई ह्यूमन बीइंग मान लो छोड़ दे AI को, या मैं छोड़ दूँगा, मैं सोचूं मैं अपनी क्रिएटिविटी ही लाऊं कोई, तो इससे ज़्यादा गूगल क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्रिएटिविटी का? क्योंकि उसके बारे में और क्या, मैं बताऊँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ वर्डप्रेस में कितने बेस्ट प्लगइन होते हैं। वर्डप्रेस में एक SEO के लिए टॉप 10 प्लगइन कौन से हैं, आप मेरे को बताओ। नहीं पता, गूगल से पूछ ले। टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है। वही ये क्या आ गया, रिलोड कर ले क्या, अच्छा वहाँ डार्क मोड, ठीक है। 10 मस्ट हैव वर्डप्रेस प्लगइन फॉर ब्लॉगर्स इन 2024। देख ले क्या है। गूगल क्या कहता है, योस्ट, जेटपैक, अकास्मेट, WP रॉकेट, ऑप्टिमोल, मोस्टर इनसाइट, स्मैश बलून, रिवाइव ओल्ड पोस्ट, प्रेटी लिंक्स, ऑप्टिन मोस्टर। ये तो ये वेबसाइट अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू गूगल ये रैंक हो रही है अकॉर्डिंग टू गूगल, हाँ गूगल के अकॉर्डिंग क्या है, ये है ये इसलिए है क्योंकि ये वाली वेबसाइट रैंक हो रही है जिसने ये लिखा है। गूगल ने तो रैंक कराई है, Google हाँ ने rank अकॉर्डिंग टू गूगल ये है। लेकिन अब अगर मैं सेम चीज़ किससे पूछ लूँ, नहीं उससे किसी और सर्च इंजन से या इंडेक्स वगैरह से। लीव नाउ, अच्छा चैट जीपीटी से पूछ रहे हो आप। ठीक है सेम चीज़ अब मैं किससे पूछ रहा हूँ, सेम है ऑलमोस्ट, कुछ कुछ चीज़ें क्या होगी, थोड़ा बहुत चेंज होंगी। थोड़ा बहुत क्या हुई है, वो चेंजिंग डब्ल्यू चेंज हुई है, लेकिन कंटेंट मिला कंटेंट तो मिल नहीं, कंटेंट मिला ना। जो मेन वाले हैं वो तो है ही आप मेन वाले मैं कहता हूँ इसमें ना देखो, जो अप ड्राफ्ट है, वर्ड फैंस है, ये ना सब सही है। अब आप इससे मैं पूछोगे कि और इसमें क्या ही लेके दे, यही तो होते हैं। आप मेरे से पूछो ना, मैं बताऊंगा क्या होते हैं। मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग 5 साल से, मैं बताऊंगा कि ये नहीं, इससे भी बेस्ट है। ये जो 10 है, मैं 10 के अलावा आपको गिनती के 8 बताऊंगा और हो सकता है इनसे अलग हो। ठीक है, अब इसमें योस्ट है, ठीक है योस्ट मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, जेट पैक आ रहा है, जेट पैक आप डालो ना डालो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि कुछ एडिशनल फीचर आ जाते हैं, हाँ आप डाल सकते हो। अकैस्मिट है स्पैम प्रोटेक्शन के लिए, WP सुपर कैच है, भाई मैं यूज़ नहीं करता, आप WP रॉकेट यूज़ करो, ये यूनिक कंटेंट हो गया। मैं इसको रिकमेंड ही नहीं करूँगा आप सुपर कैच यूज़ करो, मैं कहूँगा आप रॉकेट यूज़ करो, WP रॉकेट क्लाउडफेयर से कनेक्ट कर लेना उसको। यूनिकनिटी आई है नहीं आई, आप इस जैप एक्सपीरियंस आप शेयर कर लो। में वही तो यूनिक होता है। आपने कहा कि ये बैग है, ये जिप है, इसमें सेम चीज़ होती है, आप कितनी बार उसको कितना भी कुछ करा लो, इसको बदल थोड़ी सी, इसमें क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। ठीक है ना, ये बैग है ना, मैं इसमें क्रिएटिविटी अपने एंड से घुसा सकता हूँ। मैं देखूंगा यूज़र की सर्च टर्म क्या है, उनको ये बैग खरीदने के लिए सर्च करना है, या किसी को सिर्फ इसकी फ़ोटो चाहिए, या किसी को देखना है इसका साइज़ वाइज क्या होता है, डायमेंशंस चेक करनी है, या किसी को चेक करना है इसमें स्टोरेज में क्या क्या आ सकता है। मैं वो सारी चीज़ें देखूंगा, मैं प्रॉब्लम्स को समझूंगा, फिर एक नया कंटेंट क्रिएट करके दूंगा इसी बैग के लिए। ये चीज़ देखो गूगल को चाहिए होती है, हम जो कर रहे हैं। या फिर आप इस GPT से 50 बार भी पूछ लोगे ना कि मेरे को फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ ना, ठीक है, या फिर एक नई चैट बना लूँ और नई चैट में फिर से सेम क्वेरी दे दूँ, ये लो, ठीक है, योस्ट, जेटपैक, कैशमेट, WP फॉर्म, मॉन्स्टर इनसाइड, WP सुपर कैसे। मेरे को आप एक चीज़ बता दो कि इनमें से नया कौन सा है जो पिछली बार बताया था। ठीक है, इनका सीक्वेंस चेक करा देते हैं। योस्ट, जेटपैक, कैशमेट, WP फॉर्म, मॉन्स्टर इनसाइड, सुपर कैचे, सिक्योरिटी। ठीक है, अपड्राफ्ट, सोशल वॉरफेयर, WP ऑप्टिमाइज, फिर ये वाला कंटेंट है। मैं कहता हूँ इसमें से ना 2 को उसने क्या कर दिया, 2 को चेंज कर दिया। ठीक है, मैं उससे फिर से पूछ लूँ, अब मेरे को बताओ कितना नया कंटेंट है ये। कुछ है ना ये अब मैंने इसको डिसलाइक दे दिया, बैड रिस्पॉन्स। ठीक है, डोंट लाइक द स्टाइल, नॉट फैक्चुअली करेक्ट, डोंट फुल्ली फॉलो इंस्ट्रक्शन, रिफ्यूज व्हेन आई ये क्या होते हैं, बीइंग लेजी। मतलब ये पूछ रहा है कि आपको क्या मतलब लग रहा है। ठीक है, डोंट लाइक द स्टाइल, ठीक है, नो फैक्चुअली करेक्ट, ये लो मैंने ये कर दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर फीडबैक। एक होता है ना कि देखो यहाँ पे ना हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब गूगल पे एक वेबसाइट पे जाके आप दूसरी पे जा सकते हो, यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन कहाँ है। आंखें बंद करके आपको है ना, अब आपको लिखना पड़ेगा कि नो आई नीड मोर। ठीक है, श्योर, को शेड्यूल, सिक्योरी, रिडायरेक्शन। ठीक है, थ्राइव, आर्टिटेक्स, रिव्यू और रिवाइव ओल्ड पोस्ट। ये देखो रिवाइव ओल्ड पोस्ट हमने उस वाले ब्लॉग में देखा था, गूगल के SERP पे जो 4-5 रिजल्ट आ रहे थे ना, ये आपको वहीं से ही देगा, बार बार देगा, 1000 बार देगा। ठीक है, मतलब वही चीज़ बार बार रैंक करती रहेगी। आप मेरे को बताओ कि आप इससे 100 बार भी पूछ लोगे ना, तब भी
वो ही 8 चीज़ आपको दिखाई देगी और 2 हो सकता है बस नहीं देती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो कि यूनिक कंटेंट इसमें कहाँ पे है और गूगल रैंक किसको दे। ये कंटेंट, इसके जो 8 कॉमन पार्ट है वो तो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। मैं अगर अभी नया ब्लॉग बनाने बैठूंगा ना और उसमें मेंशन करूंगा कि देखो ये 10 प्लगइन होते हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इतनी इतनी वेबसाइट्स को रैंक करा है, मेरे क्लाइंट्स के ये रिजल्ट है। अब आप बताओ वो यूनिक है या वही डुप्लीकेट कंटेंट है? आपको चाहे इसी वाले कंटेंट की चीज़ें ली हैं, मालूम मेन यही है, लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस वो डालना है ब्लॉग में। आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है, आपको फैक्ट्स डालना है, आपको यूनिकनेस ऐड करनी है। आपने वो डालना है जो एक्चुअल में नीड है या फिर जो रिपीट ना हो, जो पहले से अवेलेबल ना हो, स्मूथनेस जो भी है उसकी। और वो एक्सपर्टीज से ही पॉसिबल है। बिल्कुल सिंपल ऐसे काम करेगी। मैं अभी भी ये समझ, मान लो मैं कोई कंटेंट लिखती हूँ, वो यूनिक है, ठीक है, लेकिन उसका कोई कीवर्ड सर्च नहीं है, लेकिन वो मेरे को पता है कि ये मैटर यूनिक है, तो फिर वो कैसे रैंक होगा? देखो बिल्कुल, अब मेरा ना एक थॉट है, ठीक है ना, लाइक मुझे पता है कि भाई अगर लाइक आप काम करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको फोकस नहीं लग पा रहा है, ठीक है, तो आप मतलब क्या कर सकते हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि आप है ना ब्रीदिंग पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है ना, ताकि जो भी काम कर रहे हो उसमें मन लगे। बॉडी को रिलैक्स करो थोड़ा सा, एक जगह बैठ के माइंड थोड़ा शांत करो, आंखें 2 मिनट के लिए आप बंद कर सकते हो थोड़ी देर, ठीक है, फिर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं अपने तरीके बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है। हम किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो हो सकता है कि अच्छा आपको ये लग रहा है, थोड़ा सा एक काम करो, आप ये गोली खा लेना और अपने आप फिर माइंड सेट एकदम ठीक है। आप मम्मी से पूछ लो, अरे एक कप चाय पी और दिमाग सेट है, ठीक है। और पापा से पूछ लो तो पापा काम कर ले चुपचाप, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब आलस वालस कुछ नहीं हो तो काम कर बैठ के। तो हर बंदों का अपना क्या है, यूनिक वे है, ठीक है। बीमारी वही है, सर्च करने का तरीका अलग हो सकता है, आंसर अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि आपने कहा कुछ मेरा थॉट है, उस पर सर्चेज नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, मैं क्या उस पर डालूँ। मान लो मेरे पास एक ब्लॉग है, मान लो मैं लिख रही हूँ, हाँ। और मैं ये देख रही हूँ कि ऐसी सर्चेज कोई है ही नहीं, लेकिन हाँ। ये नई सी चीज़ है, बिल्कुल। तो फिर वो फिर क्या करें? नहीं, आपको है ना फिर प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो चीज़ डालना सही है। हाँ, फिर यही तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि दिस इज रियल लाइफ, ये क्या है? द सैड रियलिटी ऑफ अवतार 2 वे वोटर ध्रुव राठे, ये क्या लिख दिया इसने? दिस इज रियल लाइफ। इसके सर्चेज हैं, मेरे को एक बात बताओ आप, द सैड रियलिटी ऑफ अवतार 2 इसके सर्चेज हैं? अवतार 2 वर्ड है कि इसका सर्चेज हो सकता है, अवतार 2 का सर्च वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन आप मेरे को ये बताओ द सैड रियलिटी ऑफ अवतार 2 के कोई सर्चेज हैं? पर वो अवतार 2 ही मेन हो गया शायद, उस वजह से आ रहा है। नहीं, ये तो रिकमेंडेशन आ रहा। अच्छा, ब्लॉगिंग डेड, इस चीज़ के सर्चेज है ब्लॉगिंग डेड, हम मे भी हो जाए, मे भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसको नए को देखो, कोई और टाइटल देख लेते हैं। CAA लागू होने पर पाकिस्तान आई महिला ने PM मोदी के बारे में कही बड़ी बात, इस पे सर्चेज है, इस पे सर्चेज होंगे? बताओ मेरे को। ऐसे तो नहीं होगी, पर ये क्यों फिर आ रहा है बैकलिंकिंग से? हाउ आई कैन क्रिएटेड रियलिस्टिक इंडियन, चलो ये तो चलो मिल जाएगा, हाउ आई कैन क्रिएट, ये वो, यही एक आदमी तुम्हें एक दिन में सफल, यही एक आदत तुम्हें एक दिन में सफल बनाएगी, इसके सर्चेज है? देखो गूगल पे भी सर्चेज नहीं है इसके। हाँ, तो फिर ये फिर आ रहा है। नहीं, आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आप जो कंटेंट देना चाहते हो वो किस प्लेटफॉर्म पे चलेगा। यूट्यूब पे ही है ना जैसे। आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, अगर आप गूगल ब्लॉग पे वो चीज़ देना चाहते हो तो आपको पहले यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। देखो SEO है ना, SEO ये नहीं है कि आप वेबसाइट बनाओगे कंटेंट रैंक कराओगे, SEO ये नहीं है। SEO है कि आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। नीचे रैंकिंग बिल्कुल, मैं तो एक प्रोडक्ट डाल के, ठीक है, कोई भी मान लो मैं कोई बैग ले आया, उसका प्रोडक्ट वेबसाइट पे डाल के और मेरी वेबसाइट बैग कीवर्ड के लिए रैंक कर गई, मतलब क्या हो रहा है? हलवा बट रह गया चारों तरफ की, कोई भी आओ और 1-2 डालो और ले जाओ मार्केट को। वो बंदे 20-20 साल से बैठे हुए हैं वेबसाइट लेके, पागल बैठे हुए हैं, इतनी महंगे बैकलिंक्स बाय कर रहे हैं, इतने महंगे SEO की टीम बैठा रखी है, कंटेंट राइटर इतने एक्सपेंसिव हायर करके बैठे हुए हैं, क्यों बिड नहीं कर सकते? ठीक है। और मेन चीज़ है आप कॉन्सेप्ट समझो ना। अब आपको ये कंटेंट डालना है, अगर ये बंदा
गूगल पे अपने ब्लॉग बना देगा, ट्रैफिक कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ट्रैफिक। यूट्यूब ज़्यादा इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा ही नहीं। यूट्यूब जल्दी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, यूट्यूब वीडियोस ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं। मैम यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही अलग हो गया, आप फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम समझने बैठ जाना थोड़े दिनों बाद, क्योंकि यूट्यूब पे आपका कंटेंट चल जाएगा। चल जाता है जल्दी। यूट्यूब पे क्यों चल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ना दिखाने का गेम है। आप यूट्यूब पे लाइक बैठोगे, स्क्रॉल करोगे, आपके जो दिखेगा साइड में रिकमेंडेशंस आएंगी, आप चलते जाओगे। एक दिन और है। नहीं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा आप कह रहे थे ना आपके घर में एग्जाम है बच्चे के। हाँ जी हाँ जी सर, मंडे से आ जाओ सर। चलो ठीक। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या हो गया? मेन चीज़ हो गया कि आपको ये देखना है प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब पे ही मेरे को डालना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को ब्लॉग भी पढ़ना है तो मैं यूट्यूब पे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगी अपनी वेबसाइट का, या फिर लोगों को यूट्यूब की हेल्प से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करूँगी। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे ही बताऊंगी कि ये वेबसाइट आप यहाँ पे जाके ये कंटेंट पढ़ सकते हो अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर वो एक फॉलोअर्स की तरह काम करेंगे, लोग वहाँ यहाँ से जाएंगे वहाँ पे और फिर वहाँ से आपके कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करें। डायरेक्ट कोई सर्च नहीं करेगा, ये एक आदमी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यूट्यूब का जो कंटेंट है विजुअल्स वाला, वो ज़्यादा लोग ऐसे उस पे ज़्यादा लोग हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये गूगल पे चल जाएगा? ये कोई बंदा आया, खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहा है, 65,000 लाइक है, 170 लोगों ने कमेंट किया है, ये लोग ऐसे बस बात कर रहे हैं, यहाँ पे बस हैशटैग डाल दिए गए हैं, तो आप मेरे को बताओ ये रैंक होने लायक है? लेकिन मैं कहता हूँ इसी कंटेंट को आप इंस्टाग्राम पे डालो, इसी कंटेंट को आप यूट्यूब शॉर्ट में डालो, इसी कंटेंट को आप रेडिट पे डालो, आपको बतेरे व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि वो ऑडियंस ही उस टाइप की आ गई, एल्गोरिदम्स ही उस टाइप के आ गए, कंटेंट विजिबिलिटी उस टाइप से आ गई। ठीक है ना? आप जो कंटेंट देना चाह रहे हो आपको प्लेटफॉर्म पहले देखना पड़ेगा। आप ऐसे देना चाहते हो, लेटर देना चाहते हो, आप यूट्यूब इंस्टा पे नहीं डालोगे, आप उसका ब्लॉग बना के डालोगे। आपको न्यूज़ देनी है, आप ब्लॉग भी बना सकते हो, आप वीडियो भी बना सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे लिंक हो जाता है पीछे वेबसाइट्स का। आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो यूट्यूब पे आप डायरेक्ट नहीं कहोगे ये लो ये खरीद लो, यूट्यूब पे आप रिव्यू डालोगे, अनबॉक्सिंग डालोगे, और प्रोडक्ट कहाँ पे डालोगे? वेबसाइट पे डालोगे। बाय के लिए जो लोग सर्च करते हैं वो यूट्यूब पे सर्च नहीं करते, वो गूगल पे सर्च करते हैं। आपको लैपटॉप खरीदना है, आप यूट्यूब पे थोड़ी जाओगे। लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है तो यूट्यूब पे आप जाओगे टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम करने। टाइप ऑफ कंटेंट क्या होता है? टाइप ऑफ कंटेंट होता है कि आप वहाँ पे देखोगे बेस्ट शॉप कौन सी है, हैवी डिस्काउंट कहाँ पे मिलते हैं, जो ये मैं लेने जा रहा हूँ ये लैपटॉप सही भी है नहीं, उसका रिव्यू देखने जाओगे। आप खरीदने नहीं जाओगे, आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, देन आप रिडायरेक्ट हो जाओगे किस पे? वेबसाइट पे। मतलब आपको बेचना है तो आपको वेबसाइट चाहिए, और आपको उसको प्रमोट करना है तो आपको यूट्यूब चाहिए। यूट्यूब इंस्टा ये सब जो है ये एक तरह से ट्रेनर क्या? platforms हैं। आपकी पीछे अगर वेबसाइट है कोई, उसका जो मतलब अगर मान लो कहीं की ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती होंगी, क्या वो सारी मतलब सक्सेसफुल तभी होती होंगी जब इनका मतलब यूट्यूब। मैं एक है ना मोबाइल फ़ोन की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के बैठा हूँ। मैं लिस्ट देता हूँ कि अभी कौन से सस्ते फ़ोन चल रहे हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब पे आया और सोच रहा हूँ कि वो चीज़ मेरी है ना यहाँ पे भी चल जाएगी। वो पता है कब तक नहीं चलेगी? जब तक मैं कंपटीशन यहाँ पे ब्रेक नहीं कर दूंगा। ठीक है ना? मतलब मेरा वो ब्लॉग चल रहा है, अगर कोई सर्च करता है टॉप 10 फ़ोन अंडर 10,000 तो मेरा ब्लॉग गूगल पे रैंक कर जाएगा। मेरे को ऐसे होता है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मेरे को इधर भी यूट्यूब पे भी वो चीज़ डालनी चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे है ना जो मोस्टली लोग कंज्यूम करते हैं, जिनका एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है अनबॉक्सिंग वालों का हो रहा है, जो प्रॉपर बाकायदा खोल के दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स में भी ना कहूँ तो एफिलिएट के केस में रिस्पॉन्स किसको मिल रहा है? उन बंदों को मिल रहा है। ठीक है, कोई बंदा आपकी वीडियो पे ऐसे स्लाइड चलते हुए क्यों देखेगा जब सेम कंटेंट अवेलेबल है किसमें? पूरा अनबॉक्सिंग के साथ। ये टेक्निकल गुरुजी जैसे आप देख लो, ठीक है ना, वो पूरा अनबॉक्सिंग सब कुछ, इतने महंगे फ़ोन, इतने सस्ते फ़ोन, हर फ़ोन के बारे में रिव्यू डालते हैं। ठीक है, कुछ भी नया आता है। अब तो खैर वो जो लाइक प्रीमियम मोबाइल्स होते हैं उनके लिए डाले आईफोन 15 रोलेक्स के साथ एक कंबाइन करके आया था, पता नहीं 5.5-6 कितने का था वो, उन्होंने लिया था। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना कंटेंट डालना है और क्या डालना है, और निच जो है वो आपकी उस चीज़ के लिए बनी हुई है या नहीं बनी है। ठीक है, मतलब आपको ये देखना है कि प्रमोशन का राइट वे मेरे लिए कौन सा हो सकता है। एसईओ मैं उसी प्लेटफॉर्म पे फिर करूँगा।
ठीक है। मेरे को सोशल मीडिया से अच्छा रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो मैंने जो वेबसाइट बनाई है मैं उस पर इतना काम ना करके मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा काम करूँगा। और मेरे को लग रहा है कि सोशल मीडिया से उतना रिस्पॉन्स ना आके मेरे को वेबसाइट पे मिलेगा, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, वेबसाइट पे ही काम करूँगा। मेरे को वेबसाइट पे डालना था किड्स के इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स, ऐसे हो गया, लेटर हो गया, अदर चीज़ें होगी, तो वो इधर नहीं चलेंगी। वो कहाँ पे चलेंगी? वो गूगल पे चलेंगी। सर्चेज वहाँ होते हैं, लोग आते वहाँ हैं। जिस दिन आपको लोगों का चलना फिरना समझ आ गया उस दिन आप राइट प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो और फिर उस पर राइट कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट डालना है तो प्रोडक्ट डलेगा वेबसाइट पे, लेकिन प्रोडक्ट यूट्यूब पे नहीं डलेगा। प्रोडक्ट का रिव्यू यूट्यूब पे डलेगा, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग यूट्यूब पे डलेगी। ठीक है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे किस टाइप का कंटेंट और क्या कंटेंट किधर डालना है। ठीक है, प्रमोट दोनों जगह से हो सकता है। फिर देखना कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पे है, खरीदने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पे है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो गूगल पे लोग जा रहे हैं वो डायरेक्ट लोग जा रहे हैं बहुत सारे, और जो डायरेक्ट जा रहे हैं वो यूट्यूब से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? तो मेन चीज़ ये हो जाती है, तो आपको इधर भी काम करना पड़ेगा और उधर भी काम करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि नहीं आपने वेबसाइट बना दी, मेरा काम हो गया, नहीं हुआ। आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी चीज़ छोड़ दी। ठीक है, देखो ये हर जगह से ओपन है, मतलब SEO आपका चारों तरफ से ओपन है। आपको जहाँ से रिजल्ट मिल रहा है आप वहाँ काम करोगे। ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें नहीं बता सकता कि आप वेबसाइट बनाओ, टाइटल डालो, ये डालो, वो डालो, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं। फिर कोई अपडेट आएगा, फिर आपकी वेबसाइट जाएगी, फिर कोई अपडेट आएगा, फिर आपकी वेबसाइट जाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो, गूगल का अपडेट आया, AI मतलब इतना बल्क कंटेंट लोग बना रहे हैं, मैन्युअली इतना डीप जाके लोग स्पैम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चक्कर में जो अपडेट आए हैं, 3 अपडेट इकट्ठे आए हैं। हाँ, 3 अपडेट इकट्ठे आए हैं। देखो मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन दूँ, आप किसकी वीडियो देख सकते हो अपडेट्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो भाई ये है अमित तिवारी, आप ये वाली वीडियो देख लो, उन्होंने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मतलब उन्होंने इतने नोट्स और वो सब बना के अपना एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं अब यहाँ पे दोबारा सब चीज़ें बताऊँ फ़ायदा नहीं है। मेरे को में भी ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी बता देंगे उस चीज़ को। ठीक है ना, 17 मिनट की वीडियो है, तो 17 मिनट में काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको जानने को मिल जाएगी कि 3 अपडेट आए हैं, स्पैम अपडेट, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ब्रॉडकोर अपडेट। ठीक है, तीनों अपडेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ से देखने को मिल जाएगी, तो इसको भाई ज़रूर देखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये 3 अपडेट आए हैं और तीनों अपडेट मार्च में आए हैं एक साथ, तो अच्छी खासी वेबसाइट जो है वो नीचे गिरी है, अच्छी खासी वेबसाइट ऊपर गई है। मैं अगर आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, हाँ गूगल के अपडेट आते रहते हैं भाई। ठीक है ना, हाँ हर साल हर महीने, कुछ नहीं पता जब मर्जी। तो साइड इफ़ेक्ट्स अगर मैं दिखाऊं तो आपकी वेबसाइट पे अगर किसी दिन 5000 लोग 1 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं, तो हो सकता है अगले हफ्ते आपकी वेबसाइट पे 1 लाख इंप्रेशन से सीधा 4000 इंप्रेशन और 5000 से 700 क्लिक, ऐसा हो जाए। क्या हो जाए? ऐसा हो जाए अगर आपकी वेबसाइट अपडेट में लपेटी गई तो। अभी हमारी वेबसाइट अपडेट में लपेटी गई। ठीक है, ऐसे एक नहीं, हमारी मल्टीपल वेबसाइट जो है वो अपडेट में लपेटी गई। ये देखो, और भी वेबसाइट में दिखा देता हूँ। हाँ, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो बच के ऊपर उठी, मतलब ऑपोजिट भी हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो उठती कम है, गिरती ज़्यादा है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है यहाँ पे। अब जैसे ये एक और वेबसाइट है हमारे पास, ये देखो चल रही थी, एकदम से क्या हो गया, गिर गई, लेकिन फिर से उठ गई। ठीक है, गूगल को भाई एटलीस्ट 2 महीने तक अभी लगेंगे। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग 1 महीने की कह रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने की कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अमित तिवारी भाई 2 महीने अभी लगेंगे। अकॉर्डिंग टू सतीश के 1 महीना लगेगा गूगल को इस अपडेट को रोल आउट होने में। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 2 महीने लगने चाहिए, क्योंकि गूगल ने एक और अपडेट निकालना है 2 महीने बाद, तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम चाहिए होगा। ठीक है, ये भी गिरी लेकिन गिर के उठ गई। अभी परफॉर्म डीजी एकदम से ऊपर नहीं गई है, लेकिन सर्वर फैक्ट गिरी, गिर के फिर से उसी लेवल पे आ गई जो था, लेकिन अब फिर से वही नीचे ऊपर चल रही है। अब एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ ऐसे ही। गिरी होगी तो गूगल के बोट्स वो कर रहे होंगे ट्रायल।
वही तो मैंने क्या कहा, अपडेट को रोल आउट होने में अभी टाइम लगेगा एटलीस्ट 2 महीने। मतलब गूगल भी अपनी मिस्टेक्स देखता है कि अब जो अपडेट लेके आ रहा है उससे ढंग की वेबसाइट के भी तो उसने गिरा नहीं दिया है स्टैट्स, वो चेक करेगा उस चीज़ को भी। देखो स्टेआस्क एक वेबसाइट है, सर्च रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इस पर हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, सारे स्टूडेंट ही काम कर रहे थे, और इसका स्टैट्स आप देखना, मतलब सही चल रही है, सही चल रही है, और एकदम से क्या होगी, ख़त्म 2 दिन के अंदर। मतलब बढ़िया 4-5 हज़ार इंप्रेशन थे, सीधा 200 पे आ गए 2 दिन के अंदर अंदर। ये परसों परसों हुआ। हाँ, मतलब इतने टाइम से मेहनत लगा के इसको ऊपर उठाया उठाया उठाया, एकदम से ख़त्म। ठीक है, अच्छा एक और वेबसाइट दिखा देते हैं, लेकिन उस पर इतना कुछ है नहीं, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ। ये भी आपकी है कार्ड बिजनेस। यस, ठीक है, मतलब डाउन आ रही है, लेकिन यहाँ आते ही ज़मीन टच 0 क्या हो गया, मतलब इम्प्रेशन बहुत कम भाई, 16 हो गया, वरना तो सेम सेम सबका हो रहा है, ये तो नहीं लगता है गूगल का कोई ट्रायल फेज चल रहा है। वही तो नहीं, सेम सबका नहीं हो रहा मैम, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो उसमें चेंज है, मैं आपको सारी नहीं दिखा रहा अभी। सारे तो नहीं, हाँ। चलो जो भी दिखा रहे हो 3-4 एक जैसी है, औरों की भी होगी, आपके पास तो चलो 10 है, जिनके पास 10-20 बढ़िया, उनका भी ऐसा ही ग्राफ। नहीं मेरे पास 10 नहीं, मेरे पास बहुत सारी हैं, नहीं, सबका नहीं गिरा, किसी किसी का गिरा है। मैं सपोज कह रही हूँ रेशियो के हिसाब से आपके 2-3% वेबसाइट्स का ऐसे हो रहा है। गूगल खुद कह रहा है 40% वेबसाइट पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, अच्छा भाई, 40% वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में 1 बिलियन वेबसाइट है, तो 40 मिलियन या 400 मिलियन वेबसाइट्स के गए। एक बार के लिए, अब वो वाले 2 महीने पता लगेगा अब उसकी रियलिटी। 2 महीने बाद जब गूगल को सब पता चल जाएगा कि उसने कहाँ गलती करी है, लोगों ने और ज़्यादा कहाँ चालाकियाँ करी हैं, फिर वो उसको ढंग से रोल आउट कर देगा, और जिस वेबसाइट को रिकवर करना हो वो कर जाएगी, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगी। रिफ्रेश चल रहा है, एक तरह से रिफ्रेश चल रहा है प्रोसेस। रिफ्रेश नहीं मैम, अपडेट ही आया है ये सीधा। एक तरह से गूगल के एंड से कह रही हूँ मैं। गूगल के एंड से रिफ्रेश ऐसे नहीं चलता, गूगल के एंड से रिफ्रेश चलता है, वो कुछ कुछ वेबसाइट पे उसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा, सीधा अपडेट लेके आया तो मतलब अब रिफ्रेश नहीं है ये, वो टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं कर रहा, ये अपडेट रहेगा, ये बीटा में नहीं है। एक होता है बीटा में अपडेट आया है, बीटा का अपडेट है मतलब वो हट सकता है, रह भी सकता है, वो टेस्ट करके देख रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट अपडेट है, मतलब ये रहेगा, इसमें चेंजेस हो गए तो हो गए, लेकिन ये अपडेट नहीं जाने वाला, ये रहेगा। 2 महीने में आपको क्या क्या विजन है कि मतलब कैसे आपको वो है रिकवर, रिकवर। मैं 2 महीने तक एज ए, देखो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अभी 2 महीने तक आप लोग वेबसाइट मत छेड़ो, ठीक है, 2 महीने तक आप जो काम कर रहे थे, ठीक है, उसको स्लो डाउन कर सकते हो, आप उसको बहुत ज़्यादा मत करो अभी के लिए काम, या तो आप कह सकते हैं होल्ड पे भी डाल सकते हो 1-2 महीने के लिए। हाँ, न्यूज़ वाली जो वेबसाइट है, जो डेली काम करके बंदे निकाल रहे थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जो एवरग्रीन कंटेंट डाल रखा था जिन्होंने, जिनका हमेशा चलता आया है, उनकी वेबसाइट अगर डाउन गई है, ठीक है, तो आप लोग है ना अभी मतलब वेबसाइट को रहने दो, आप उस पर ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म मत करना अभी, ठीक है, आप नॉर्मल एक्टिविटी जो चल रही है उनको आधी कर सकते हो, और वेट करो 2 महीने का, जब तक कि अपडेट पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो जाता, क्योंकि वेबसाइट गिरती है तो उठती भी है, वो फिर ये है कि तब ठीक तक है। अपना कंटेंट पब्लिश मत करो, रखते रहो। मेरे साथ देखो हो रखा है, पहले भी गूगल के अपडेट आए हैं, मेरी वेबसाइट पहले भी गिरी है, लेकिन वो रिकवर करती है, ठीक है ना। तो अभी जैसे नए अपडेट आए हैं तो उसको टाइम दो, जब तक कि अपडेट जो पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो जाता, ठीक है, टाइम दो भाई, इतने लंबे टाइम से करते हैं हमारे, अभी फिर से आप थोड़ा सा टाइम दो उसको, नीचे गिर रही है वो वापस ऊपर भी उठ सकती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सर ये भी तो हो रहा है ना एवरी डे, मुझे लगता है कि जैसे अब डिजिटल बूम है, मतलब एवरी डे कितनी वेबसाइट्स बनती होंगी, और कंपटीशन भी तो हार्ड होता रहता है हर चीज़। बिल्कुल, तो एक चैलेंज ही रहता है ना हमेशा। मैम देखो जिसको चैलेंज फेस करना है वो मार्केट में टिकेगा, वरना ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे चैलेंज ना हो। नहीं वैसे ही हाँ वो तो है। हाँ, लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जो विदाउट पेड है, आपको पैसे देके चैलेंज नहीं खेलना है यहाँ पे, ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है ना। आपको एसईओ करना है आप करो, ऐसे कोई चार्ज नहीं देना है एसईओ करने का कि लो भाई इतना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इतने पैसे डालने पड़ेंगे। एसईओ करना है आप करो, अपना कंटेंट डालो, शेयर करना स्टार्ट करो, वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करो, कोई पैसे थोड़ी ले रहा है आपसे, एक्सपेरिमेंट करते रहो, और एक्सपेरिमेंट तो क्या, मैं तो ये कहूँगा आप जेन्युइन चीज़ें करते रहो,
ठीक है ना। आपको भी कोई ट्रिक मत लगाना, किसी यूट्यूब पे अगर कोई बंदा बता रहा है आप ये करके रैंकिंग ले सकते हो, वो कर सकते हो, आप उस चीज़ पे बिलीव ही मत करो, ठीक है। आपको फिर थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ों पे भी टिके रहना पड़ता है कि भाई ऑन पेज ये ऐसे होता है जो गूगल की गाइडलाइंस है, गूगल के खुद के भी कोर्सेज है, ठीक है। आप सिंपल उनको फॉलो करो और वो करो, आप रैंकिंग आएगी आपकी, आप करके देख लो। बट एक ये है कि थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिजल्ट आएंगे कहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, उनको कंबाइन करके अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ गलत नहीं है। आप कंटेंट को अपने को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे लेके जा रहे हो, और गूगल जब इस चीज़ को नोटिस में लेके आता है कि हाँ प्रमोट कर रहे हो खुद को, तो ऑटोमेटिकली रैंकिंग आपकी इंप्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके बैकलिंक बनना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, लोग जेन्युइन रेफरेंस रेफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वेबसाइट है जो गिरी उठ रही, मतलब निर्माल्या नहीं, इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब अपडेट आ रहा था ना, तो और तो गिर रही थी, ये ऐसे ऊपर जा रही थी, लेकिन अब ये फिर से क्या हो रही है, ऐसे ही न्यूट्रल हो रही है, ठीक है। मतलब ये ऊपर जा रही थी, लेकिन अब ये फिर से ऐसे ही नॉर्मल हो गई है। डन है। अपडेट आया, ऊपर गई, थोड़ा सा फिर नीचे आ गई। तो ये एक वेबसाइट, हर वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई भी वेबसाइट इससे डूबी नहीं। ई कॉम वेबसाइट पे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बहुत कम ई कॉम होगी जिन्होंने स्पैम कर रखा होगा, तो वो गई होंगी, वरना तो ई कॉम वेबसाइट बिल्कुल भी नीचे ऐसे मेरे तो एक भी क्लाइंट की वेबसाइट कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, मेरी जो ब्लॉग की वेबसाइट थी, मैंने जहाँ आज से 2 साल 2.5 साल 5 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, हाँ वो लुढ़क गई हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट मैंने किए हुए हैं, मुझे पता है मैंने वो कैसे क्या क्या कर रखा है, ठीक है। कुछ पेजेस पे, सब पे नहीं, ठीक है। एक होता है ना स्टार्टिंग में लर्निंग फेज है, चलो ये करके देखते हैं, इस पे एक बार काम करके देखते हैं, वो मैंने बतेरा करा है। और एक बार करा तो फिर ये इतना टाइम नहीं होता कि मैं 5 साल वाला कंटेंट आज के टाइम पे उसको दोबारा लेके बैठ जाऊँगा, चलो उसको सही करता हूँ। मैं नए कंटेंट पे काम करता हूँ, ठीक है। वो रैंक कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा तो फिर कोई नहीं, मैं नए पे काम करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है। हमारा टॉपिक शुरू हुआ था स्पैम की बात है कि गूगल भी अपना वो कर रहा है, अभी स्पैम कंटेंट को कंफ्यूज हो जाता है। अमित तिवारी की आप वीडियो देखना जो बताइए गूगल के स्पैम अपडेट के बारे में, ठीक है। और फिर आपको पता चलेगा कि क्या था अपडेट, क्या क्या नहीं करना लोगों को, ठीक है। अब चैट जीपीटी लोगों के ब्लैक हैट करने के तरीके और जो मैनुअल स्पैम होते हैं वो सच में एक चैलेंज थे, लेकिन अब जैसे गूगल ने अपडेट दिए हैं तो अब ये है कि हाँ गूगल भी नहीं डरता किसी से, ठीक है ना भाई। बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट स्टाफ, बेस्ट नॉलेज वाले बंदे। एआई की क्या यूज़ घटेगा? नहीं, जिसको यूज़ करना है वो करेगा। करेगा तो, लेकिन फिर भी कंटेंट, हाँ, कंटेंट क्रिएशन के लिए उसका यूज़ नहीं होगा। देखो कंटेंट क्रिएशन के लिए तो आपको मैनुअल सोचना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन की बात करें, जैसे हाँ। पहले जब चैटजीपीटी आया था तो एकदम से हो गया था कि कंटेंट राइटर्स की तो गई, मतलब जॉब्स या फिर कोई ऐसा, हाँ, लग रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें न्यूनेस तो है नहीं, बस वोकैब अच्छी है, मतलब एक ऑथेंटिसिटी तो नहीं। बिल्कुल, कंटेंट राइटर करता भी वही था। आजकल पता है किसकी डिमांड बढ़ गई है? स्पेसिफिक में जो बंदा कंटेंट राइटिंग कर सकता है, जैसे एसईओ की कंटेंट राइटिंग मैं करूँगा, ठीक है ना, तो अब मेरी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज है तो आपकी डिमांड अब स्पिरिचुअल के लिए बढ़ेगी। एक कॉमन कंटेंट राइटर जो होता है ना, जो कुछ भी आंख बंद करके लिख सकता है, उसकी डिमांड घटेगी, क्योंकि कुछ भी तो चैट जीपीटी भी लिख देगा, क्योंकि वो 10 जगह से पढ़ेगा, चिपका देगा, ठीक है। यूनिक कौन डाल सकता है? आप डाल सकते हो। यूनिक कौन डाल सकता है? मैं डाल सकता हूँ। मतलब इस चीज़ की डिमांड अब बढ़ेगी। अब जो है लिंक्डइन पे जो प्रोफेशनल बंदे हैं, ठीक है, उनके पास कंटेंट राइटिंग के लिए दुनिया भर के ऑफर्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल कंटेंट चाहिए और एक्सपीरियंस्ड, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड। यस, गूगल का अपडेट है ना EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्ट। ये जब तक 4 चीज़ें नहीं होंगी आपकी वेबसाइट क्यों ही रैंक करेगी? भाई ज़रूरी है ये चारों चीज़ें। ये मेंशन किया था शायद आपने। हाँ, मैंने किया हुआ है पहले भी, बिल्कुल। तो मैंने आप लोगों को कुछ वेबसाइट दिखाई अपनी, जो लाइक ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, चलता रहता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 महीने का वेट कर लूँगा, क्योंकि हम तो 5 साल से हैं और 2 महीने में हमारा कुछ नहीं होता, ठीक है। तब तक मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देख लूँगा। एक्सपेरिमेंट नहीं तो मैं कुछ और वेबसाइट पे काम कर लूँगा, या फिर क्लाइंट साइड थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लूँगा। तो सर पेजेस भी कुछ
हाँ, पहले रोल आउट होने दो, रोल आउट के बाद ही आप कुछ सोचेंगे, ठीक है। ऐसे हड़बड़ी में आप पेज डिलीट कर दो, आप कंटेंट चेंज कर दो, आप चलती हुई वेबसाइट का बेड़ा गर्क कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप पता चले कि उठा के डिलीट मार दी और बाद में फिर वेबसाइट दोबारा से ऊपर जा रही है, और वो जो मेन पेजेस थे जो पूरी वेबसाइट का ट्रैफिक लेके बैठे थे, आपने उन्हीं को डिलीट मार दिया कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। गूगल ने किसी पेज को इंडेक्स कर दिया, उठा के आपने उसको रिमूवल रिक्वेस्ट में डाल दिया और वेबसाइट से भी डिलीट कर दिया कि नहीं अब इसको डालना ही नहीं है, गूगल ने इसको हटा दिया। क्या पता उसमें 1-2 लाइन हेडिंग वेडिंग चेंज करने से, यूआरएल चेंज करने से, या फिर मैं कहूँ कि कंटेंट थोड़ा अपडेट करके पब्लिश करने से बात बन सकती थी, लेकिन आपने डिलीट ही मार दिया, क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो डर में कोई भी फैसला नहीं लेना, ठीक है। आराम से वेट करो, कोई नहीं, अभी तक हैं तो 2 महीने और सही। हाँ, आपके पास और बतेरे काम है करने के लिए, टेंशन क्यों करनी, ठीक है। देखो भाई ऑफ पेज है ना, खुद में बहुत टेक्निकल चीज़ है। ऑफ पेज है ना, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बैठो और मैं आपको बताऊं कि ये लो 10 यहाँ पे ये कर लो, 5 वहाँ पे वो कर लो, ऐसे ऐसे करो और ये आपकी वेबसाइट रैंक ना। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मुझे जैसे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आना है, एक हो गया लिस्ट में आना है, एक हो गया गूगल पे मेरे को रैंक करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप सोचो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप सोचोगे अकॉर्डिंग टू द बॉट्स टॉप 10 लिस्ट, ये 1000 वेबसाइट है, 10 जगह पे सेम चीज़ लिखी हुई है, टाइटल ये, नहीं, आपको नहीं सोचना, क्योंकि गूगल ने यही चीज़ ख़त्म करी है। आजकल जो AI आ रहे थे, लोग अपना SEO उसमें पूरा जमा के, क्योंकि SEO के भी AI टूल्स आ गए थे, तो लोगों ने SEO AI टूल को इंटीग्रेट कर दिया GPT के साथ, और फिर अपना एक प्रोग्रामेटिक SEO का यूज़ करके, जहाँ पे बहुत सारे पेजेस एक ही बार में क्रिएट किए जा सकते हैं, उनकी हेल्प से बहुत वेबसाइट खड़ी कर दी। मतलब आप उसको जो माइंड मैप एक्समाइंड हम बनाते हैं ना, आप वो एक्समाइंड या माइंड मैप दो किसको, आप दो जनरेटर को, वो सब अपने आप उस माइंड मैप के अकॉर्डिंग कंटेंट, पेजेस, पब्लिशिंग, शेड्यूलिंग सब कर देगा, ठीक है। बट डिपेंड है कि आप लोग नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की कि वो सब सेटअप कैसे करना है, ठीक है। मतलब GPT की API मिल जाती है $5 में, ठीक है। फिर आप जाओगे प्रोग्रामेटिक SEO के लिए किसी डेवलपर के पास कि भाई मेरे को ऐसा बैकएंड बना के दे जहाँ पे मैं एक्सेल अपलोड करूँ और सारा डाटा एक बार में ही ख़त्म, ठीक है ना। फिर आप जो एक्समाइंड की फ़ाइल होती है, किसी डेवलपर के पास जाके, या कन्वर्टर कोई ऐसा हो कि उस एक्समाइंड की फ़ाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर दे, ताकि एक्सेल फिर अपलोड हो जाए वेबसाइट पे और एक ही बार में सब क्रिएट हो गया, ठीक है। और कंटेंट क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ जो आपने API ली थी GPT की। तो मतलब एक है ना मेरे पास कि हाँ ये एक वेबसाइट हम बना सकते हैं जिसमें 2 लाख पेजेस हो सकते हैं, पूरा जैसे मेक माई ट्रिप का मैंने उस दिन आपको प्लान एंड वो बताया था सब, ठीक है। अगर मेक माई ट्रिप का मैं पूरा एक्सपेरिमेंट बना लूँ, कंटेंट के लिए मैं चीज़ें यूज़ कर लूँ, ठीक है, इमेजेस के लिए मैं इमेज जनरेटर को AI यूज़ कर लूँ, ठीक, तो उन सबको कनेक्ट करके एक चीज़ बनाई जा सकती है जो एक खुद में प्रॉपर वेबसाइट होगी, टोटली जनरेटेड विद द AI। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सब स्पैम ही तो है, ये सब क्या है, स्पैम ही तो है। नहीं, जब तक अपडेट नहीं आएगा रैंक करेगी। गूगल ने आज से पहले तो ये चीज़ कभी देखी नहीं ना, आज से पहले कभी देखी है ये चीज़, वो नहीं देखी, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज़ और कह रहा हूँ कि आपने ना वेबसाइट को बिल्कुल नॉर्मली रैंक कराना है। क्या करना है? नॉर्मली रैंक कराना है, और डिजिटल मार्केटिंग की टॉप 10 की लिस्ट में दिल्ली के अंदर रैंक करना है। तो आप क्या करोगे? भाई आपको है ना अपनी USP वगैरह को हाईलाइट करके चलना पड़ेगा। मतलब आपको है ना वो नहीं सोचना, एक टेक्निकल टर्म में नहीं सोचना भी ज़्यादा, आपको ना नॉर्मल जो टर्म्स है उनके बारे में सोचना है कि यूज़र कैसे कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। आपको क्या देखना है, यूज़र कैसे कैसे पता लगाते हैं। आपके स्टूडेंट्स के रिव्यूज डालने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें ट्रस्ट फैक्टर चल जाएगा अभी तो। देखो भाई, अब मेन चीज़ ये आती है कि हम रैंक करा कैसे सकते हैं, ठीक है। अब यूज़र देखो क्या क्या चीज़ें देखना पसंद करते हैं, ठीक है, और देखो ये हर जगह का अलग है, सबके लिए अलग है, आप इस चीज़ को भी थोड़ा सोचना, ठीक है।
आपको टॉप 10 की लिस्ट में आना है, आप क्या करोगे, कैसे आओगे? ऑफलाइन में बताओ, आप ऑनलाइन छोड़ दो, ऑफलाइन में पहले मेरे को बताओ। मतलब क्या करना सर, समझा नहीं। आप मतलब आप है ना दिल्ली के 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें से एक आप हो, ठीक है? तो उसमें आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप नॉर्मली बताओ, ऑफलाइन में भूल जाओ आप डिजिटल मार्केटिंग कर, आप नॉर्मल बताओ कि एक इंस्टीट्यूट को ऐसा क्या करना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ें बताओ। प्रमोट तो उसको करना पड़ेगा अपने एंड से, अपनी जो अपने हाई headlines क्वालिटी लगाना है उस हाई क्वालिटी को कहीं ना कहीं लाना तो पड़ेगा। जो आपकी क्वालिटी है वो दिखाना यूएसपी पड़ेगा। सब मैं उठा के उसके घर के सामने बोर्ड लगा दूंगा, एक है ना कि येलो डिजिटल मार्केटिंग और ये कर लो, और मैं ये ऐसे ऐसे देता हूँ, इतनी फीस है मेरी, ठीक है, इतने मॉड्यूल्स हैं हमारे, इतने सर्टिफिकेट हैं, ले लो कोर्स। हो सकता है। पोस्टर आता है ना, हाथ चिपका दीवार पे, उस सब पर पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, चिपकने वाला भी आता है, उड़ने वाला बैलून भी आता है ना, कहो तो हेलीकॉप्टर से कुछ गेंद आती है, छोटी छोटी बॉल्स, वो गिरवा दे रोडों पे। बेस्ट वे क्या है किसी चीज़ को वो करने के लिए? देखो सब कुछ मैटर करता है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वो चीज़ भी एक तरह से मैटर करता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी टीम। हम बहुत बढ़िया मतलब 5 स्टार में बैठे हैं। नहीं, अगर आपको आपको लोगों के अकॉर्डिंग सोचना है, लोगों के अकॉर्डिंग सोचना है, लोगों के अकॉर्डिंग सोचना है, वही तो चीज़ है। आप लाइक मैगडी में कॉफ़ी पी रहे हो जाके, और कोस्टा कॉफ़ी में कॉफ़ी पी रहे हो जाके, और मैं यहाँ पे ये भैया से बोल रहा हूँ कॉफ़ी बना दो, कितना फ़र्क है, ठीक है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चलेगा, ये घर वाली और मैगडी वाली चलेगी। कोस्टा कॉफ़ी कुछ कुछ लोग ही जाते हैं जो भी करना चाहते हैं। फिजिक्स वाला इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज लेके आ रहा है, इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं, सब कुछ है, इतने कम वैल्यू में आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना? फिर भी लोग जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनके चार्जेस ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है, उनके पास भी जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? वो तो मैं समझती हूँ सर, मैं खुद ये चीज़ ब्रांड वैल्यू है मैम। ब्रांड वैल्यू भी है, क्योंकि ये चीज़ देखा है कि जो ऑनलाइन मान लो इस तरह की फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेने वाले का भी तो अटेंशन स्पैन होना चाहिए ना, उसकी डिस्ट्रैक्शंस भी तो कम होनी चाहिए ना। बिल्कुल। Comparatively अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा फिजिक्स वाले पे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहे हैं? फिजिक्स वाले पे जा रहे हैं। साथ साथ अपने यहाँ क्यों बना भी तो क्यों जा रहे हैं फिजिक्स वाले के पास? तो उसका वे बहुत वो है, नहीं, उसके टीचर एक तो बेस्ट है, टीचर बेस्ट ठीक है। उसको पढ़ाने का सिंपलीफाई। ऑनलाइन उनका बढ़िया सिस्टम है, ऑफलाइन उनका बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। फीस की अगर बात करें तो जो अदर इंस्टीट्यूट है उनके 50% डिस्काउंट पे, मतलब इतना कम वो करके देते हैं। कोई 20,000 में दे रहे हैं, वो 10 में देते हैं। कोई 1 लाख का कोर्स है, वो 50,000 में देते हैं, ठीक है। मतलब इतना कम वो लोग करके दे रहे हैं, एक बल्क में, मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी दे रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, और मतलब बढ़िया चल रहा है, और लोग खुद उसको क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हो गया कि ऑफलाइन में आप अपने फ्रेंड से जाके पूछ रहे हो कि भाई कहाँ से मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो आपको बता रहा है कि भाई फिजिक्स वाले से जाके कर ले, ठीक है। यहाँ पे एक चैलेंज आता है ऑनलाइन में कि आप ऑनलाइन में क्या पता करोगे। ऑनलाइन में आप अपने फ्रेंड से नहीं पूछोगे, ठीक है। अब आपको पूरा चेंज कर देना है, आपको जो भी कुछ करना है आपको सब ऑनलाइन में करना है। ऑफलाइन में आप क्या कर रहे थे, आप पूछ रहे थे किसी फ्रेंड से कि भाई कहाँ से मेरे को करना चाहिए, ठीक है। और आप अगर 12th पास आउट हो तो 12th पास आउट वालों को तो घर वाले ही बताते हैं कि ठीक है भाई यूपीएससी कर और उसकी तैयारी कर, ठीक है ना। मतलब पेरेंट्स बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, मतलब उससे भी लीड्स कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। फिजिक्स वाले के लिए, फिजिक्स वाले के टीचर की जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है ना, कि भाई ये तो मतलब अलग ही टीचर्स हैं, उसके इतना पढ़ाने का स्टाइल उनका देख लो, कंटेंट देख लो, नॉलेज देख लो, ठीक है ना। स्टूडेंट खुद ही देख के भागता हुआ आ जाएगा, ये टीचर है, मेरे को अब यहीं पे जाना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया भाई, रिकमेंडेशन, एक दूसरे को बोल रहा है, दूसरा तीसरे को बोल रहा है। ऑफलाइन में चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब आप यही सारी चीज़ें ना ऑनलाइन में ले जाके सोचो, ठीक है। सपोज आप पेरेंट्स हो, ठीक है, अब आप भी चाहते हो आफ्टर 12th हमारा स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करे सपोज, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कैसे सर्च करोगे उसको? आपने उसको बोल दिया यूपीएससी की कर ले, ठीक है, लेकिन आप बताओगे कि भाई कहाँ से करनी है, तो आप गूगल पे क्या सर्च करोगे? बेस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है ना, इस तरीके से सर्च करोगे। लेकिन आप पेरेंट्स हो, ठीक है ना, आपकी एज एक फैक्टर है, ठीक है।
आपकी एज एक फैक्टर है कि एक अगर 45 ईयर का बंदा या 50 ईयर का बंदा गूगल पे जाके सर्च करता है यूपीएससी प्रिपरेशन, तो इसका तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि 30 साल के बाद तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। पता चल रहा है कि कोई पेरेंट ही सर्च कर रहा है, अपने किड्स के लिए सर्च कर रहा है, पीछे पता चल ठीक है। तो अब वेबसाइट कैसी आनी चाहिए? सर गोल का समान चाहिए सब पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने वाली। वेबसाइट कैसी आनी चाहिए? पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने वाली, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जो जिसके पास ईमेल है, लॉगिन है, सब कुछ है, ठीक है, वो नॉर्मली सर्च कर रहा है, ठीक है, कि यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, प्रीलिम्स वाली, तो अब क्या हो गया? नॉर्मल कोई बंदा है जिसकी जीमेल से उसको आइडिया लग रहा है। मैं अपने फ़ोन से सर्च करती हूँ और मेरा बेटा सर्च करता है सेम चीज़। मैम जीमेल अलग अलग होगी, जीमेल में भी डेट ऑफ बर्थ एंड वो सब पता चलता है, फ़ोन नंबर वेरीफाई है, सब कुछ है। हाँ तो रैंक भी अलग अलग वाली आ रही है। बिल्कुल अलग अलग रैंक में आएगी। तो फिर अगर मैं एक इंस्टीट्यूट हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो फिर मैं तो दोनों पे चाह रहा हूँ ना कि मेरा चाहे 18 साल वाला बच्चा कर रहा है या पेरेंट कर रहा है, तो फिर आप ऑनलाइन के हिसाब से वो क्या स्टेप्स उठाएगा? ऑनलाइन के हिसाब से मैम, अब आप एक वेबसाइट ओनर के अकॉर्डिंग सोच रहे हो या एक पेरेंट के अकॉर्डिंग सोच रहे हो? वेबसाइट ओनर के अकॉर्डिंग सोच। अब यही तो चीज़ है कि हम अब क्या करें, क्योंकि मेरे पास एक 45 साल का बंदा सर्च करने आ रहा है, ठीक है, अब मैं उसको क्या कंटेंट दिखाऊं, और एक अगर 12 साल का या 18 साल का बंदा 18 साल का बंदा आता है, उसको मैं क्या कंटेंट दिखाऊं? दोनों के लिए सेम कंटेंट मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। फिर ऑडियंस किसकी ज़्यादा है, ठीक है, ऑडियंस ज़्यादा किसकी है? पेरेंट्स ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या स्टूडेंट ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक एवरेज देखना पड़ेगा, एवरेज भी देखना पड़ेगा पिछले कई सालों का, कि पिछले कई सालों से भाई यही लोग सर्च करते आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टैट आप देखोगे ना, पहले पिछले सालों के अकॉर्डिंग, आज से 3 साल पहले ना पेरेंट्स डिसीजन मेकर थे, ठीक है, लेकिन वही स्टैट्स अब अपोजिट होता जा रहा है, अब स्टूडेंट डिसीजन मेकर हो रहे हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो चेंजेस मतलब आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करोगे किसके अकॉर्डिंग? आज से 4 साल पहले की बात होती तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, फ़ोन ही नहीं होते थे बच्चों के पास, अब तो मतलब स्कूल में ही लेके घूमते हैं। क्या कहना चाह रहे हो कि ऑन पेज मैटर जो दे रहे हैं, कंटेंट आप जो दे रहे हो, ठीक है, कंटेंट में आप लाइन भी आप बाहर गूगल पे टाइटल ही बना दोगे कि फॉर योर चिल्ड्रन। गूगल पे जब टाइटल लिखोगे ना, यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर योर चिल्ड्रन या फिर कुछ ऐसा आप डाल दोगे, चिल्ड्रन तो हम नहीं डालेंगे, आप मतलब अपने जो डॉटर एंड वो सब है उनकी वो हेडलाइंस बना सकते हैं, ताकि एक ये हो जाए कि हाँ भाई पेरेंट्स ही मतलब आ रहे हैं, टारगेटेड हो गया। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट कोर्स बेचो, अब सीधा कंटेंट डालो कोर्स का, वो बेचना स्टार्ट करो। हाँ, ब्राइट योर फ्यूचर विद, ठीक है ना, यू कैन अचीव द यू कैन क्या कहते हैं उसको, यू कैन क्लोज द एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी, यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, मतलब वो सब आप लिख दो वहाँ पे, ठीक है ना। 100% गारंटी, वी हैव अ फुल्ली कवर्ड सिलेबस, ठीक है। फिर स्टूडेंट जिस टीचर को पसंद करते हैं, पेज खोलते ही सबसे पहले पेज पे उस टीचर को ऐसे किया हुआ पूरा फोटो लगा दो, ये खुश एकदम ये एक ऑप्टिमाइजेशन का तरीका हो गया। सर वो जो आपका क्वेश्चन था कि हाँ। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से ऑनलाइन में फिर आप क्या करते हैं सर, क्या करेंगे आप रैंक करने के लिए? अब आप बताओ सर। नहीं, मैं तो मतलब आप लोगों से सजेशन ले रहा हूँ, वो तो एंड में सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा उसका सब। नहीं, मेरे को तो देखो पता है, ठीक है, मैं तो लाइक करवा भी चुका हूँ ठीक है। तो मेन चीज़ है कि मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना आप लोग गलत एसईओ ना करो कभी भी। ऑफलाइन में तो हाँ। समझ लिया कि ऑफलाइन में हम ऐसे से अपनी चीज़ को प्रमोट करेंगे, चलो क्या क्या हाईलाइट करेंगे, चलो जो ऑफलाइन के वेज है, वर्डिंग रेफर करके चलो जैसे भी पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी ज़माना ही ऑनलाइन वाला है, हर कोई बाहर ऊपर उठने से ज़्यादा फोन में ही देख रहा है एक रोड पे चलता हुआ बंदा भी फोन में ही देख रहा है, वो अपनी साइड की होर्डिंग्स नहीं देख रहा, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। अगर आप 100 बंदों को जाओगे, 50-60 बंदे जो जा रहे हैं ना, वो ऐसे और ऐसे ही देख रहे हैं, उसके आसपास ये लग रहा है डिजिटल मीडिया से कुछ नहीं देख रहा, वो बहुत कम लोग देख रहे हैं। आप जैसे आप सीधा जा रहे हो, आप इधर उधर कुछ नहीं देख रहे हो, आप सीधा क्यों जा रहे हो, उसका मेन रीज़न क्या है? वो तो हमारी कोई डेस्टिनेशन है तो हम जा रहे हैं। नहीं मतलब आपको किसी ने रिकमेंड करा होगा ना, हाँ अच्छा वैसे नहीं, आपको किसी ने बोला होगा ना आप वहीं से जाके करो, या फिर आपने ऐड देखी होगी उसकी।
ठीक है ना। या फिर आपने उनसे पहली बात कर ली होगी, ठीक है मैं आप ही के इंस्टीट्यूट पे आ रहा हूँ, अब रास्ते में 4 इंस्टीट्यूट वाले बुला रहे हैं, आप फिर भी नहीं जा रहे हो, सीधा वहीं जा रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप इसमें सोचो कि माइंड सेट कर दिया, क्या कर दिया, माइंड सेट कर दिया, ठीक है ना। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने सोचा कि चलो कोर्स करते हैं, उसने देखा यूट्यूब पे कोई वीडियो किसी टीचर का, ठीक है, उसको कंटेंट उसका अच्छा लगा, टीचर ने बोला कि ठीक है आगे आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा प्रीमियम कोर्स है, हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हो, ठीक है। वो वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट पे सबसे पहले वो टीचर ऐसे बना हुआ है, मतलब उसने देखा कि हाँ भाई यही टीचर है, बढ़िया है, मतलब एक माइंड में ना खुशी सी होगी कि हाँ हाँ मिल गया, यही पेज था, इसी पे कंटेंट था, इन्हीं का बाय करना था, ठीक है, उसको मैं बाय करने जाऊँगा, ठीक है। फिर अगर वही चीज़ फिर मैं अपने पेरेंट्स से जाके बोलता हूँ कि लाइक मेरे को है ना इनका टीचर का कोर्स लेना है, ठीक है, 1 लाख का यूपीएससी का कोर्स है और मेरे को सही लग रहा है, 1 साल तक का कोर्स चलेगा कम से कम, मेरे को बाय करना है, 350-400 घंटे का कोर्स है, ठीक है। अब पेरेंट्स बोलेंगे कि ठीक है भाई सोच के बताते हैं, भाई महंगा कोर्स है थोड़ा, ऐसे 1 लाख पेड़ पे तो लटक नहीं रहेगी, ले बेटा जा कर ले, ठीक है ना। वही कार्ड स्वाइप उन्हीं को करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट है, ऐसा तो है नहीं ले कैश ऑन डिलीवरी सीधा लैपटॉप पे फेंक के मारे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कार्ड वगैरह लगेगा, अब भाई क्रेडिट से करेंगे, डेबिट से करेंगे, या फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि रुक जाओ भाई थोड़ा सैलरी आने दो, ठीक है, या फिर वो बोलेंगे हमें 1-2 दिन का टाइम दो भाई, इधर उधर से एडजस्ट करके करवाते हैं, मतलब ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। एक मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा अमाउंट ऐसे ही पड़ा हुआ हो, 1-2 दिन चाहिए होता है, ठीक है ना, फिर वो इधर उधर से अपना अरेंज करा के जैसे तैसे कर देते हैं। अब क्या होगा, वो अब खुद भी रिसर्च करते हैं, आपने कुछ बोला कि हमें यहाँ से करना है, तो अब वो खुद भी क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि अब वो अपने फ्रेंड से पूछेंगे, ठीक है। अब जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे, इधर उधर पूछ रहे थे ना, सिमिलरली पेरेंट्स भी पूछते हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स है ना लिंक पे बड़ा ध्यान रखते हैं, जितना बड़ा बंदा हो जाता है ना, जैसे एज जितनी ज़्यादा हो जाएगी उसका माइंडसेट हो जाता है लिंक्स के अकॉर्डिंग। लिंक्स क्या मतलब, वो अपने कनेक्शंस ढूंढना स्टार्ट करता है सेम फील्ड में, ठीक है ना। अब जैसे मैं आप लोगों को कुछ बोलूँगा ना, लेकिन मैं आपको कुछ बोलूँगा कि भाई इस चीज़ के बारे में बताओ, मतलब इस चीज़ पे कल रिसर्च करके आना, ठीक है, फिर इस चीज़ का पता लगाओ ये क्या है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप खुद ही लाइक यूट्यूब पे मत्था मारोगे, ये करोगे वो सर। लेकिन अगर मैं वही सेम टास्क मैम को दूंगा कि मैम आप ये करो ना, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक कंटेंट है, इसके बारे में रिसर्च करके आना, आप पता क्या करोगे, आपका माइंडसेट होगा कि हम लोग है ना अपने जो लिंक्स हैं उन्हीं में एक बार पता कर लेते हैं, यही होता है। नहीं मैम कुछ परसेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, ये 100% के करीब है बिल्कुल। मतलब ये कैसे काम कर रहा है, अगर क्या हुआ कि जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब हो चुका है मेरे से, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। जैसे एक मेरे जो चाचा जी हैं उनके फ्रेंड का लड़का था, उनके फ्रेंड का लड़का मेरे चाचा जी के फ्रेंड को, अपने पापा को बोलता है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग करना है, ठीक है। तो अब उनके जो पापा जी हैं मेरे चाचा जी को बोला कि भाई मेरा लड़का डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए बोल रहा है, तेरे नॉन में है कोई जो इस फील्ड में हो, बता दे आगे क्या होगा। बड़े लोगों की मेंटेलिटी यही है, वो डायरेक्ट कनेक्शन ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि भाई देखो कोई है क्या नहीं, कोई जान पहचान में तो लाइक डिस्काउंट करवाए कुछ, ठीक है ना। ये बहुत होता है, यही होता है, कनेक्शंस ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि वही चीज़ ऑनलाइन कैसे होगी, ये तो ऑफलाइन में कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं जो इतने कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप के एरिया में बहुत कम लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि नए नए लोग बाहर से कहाँ से आके लाइक रह रहे हैं, अपना पहले कहीं रहते थे उस एरिया को छोड़ गए, यहाँ पे नया बना के रहने लग गए। मैम नहीं है, पहले तो पूरे दिन साथ में शाम को ऐसे रोज सड़कों पे घूम रहे होते थे, ठीक है। अब तो घर से बाहर नहीं निकलते, काम ही इतने हैं कि भाई यही करना है, ये करना है। अब सब ऑनलाइन हो रहे हैं, अब आपको ऑनलाइन के अकॉर्डिंग अब बनाना पड़ेगा। हाँ एज अ पेरेंट अब आप क्या कीवर्ड सर्च करोगे, ठीक है, इज फिजिक्स वाला गुड फॉर माई चिल्ड्रन, ठीक है ना, फॉर माई डॉटर, फॉर माई सन। मैम अब साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, रीज़न है। अब साइकोलॉजी एक अलग चीज़ होगी, एक होता है ह्यूमन नीड, एक अलग चीज़ है। बिल्कुल यही तो कीवर्ड है इसलिए तो बोलते हैं कि कीवर्ड एक बहुत अलग गेम है, जिसको कीवर्ड का समझ आ गया ना वो बहुत कुछ कर जाएगा। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अभी उसने वो नॉन-मेड लिया हुआ है, तो उसने एग्जाम्स दिए आज खत्म हुए, तो मैंने कहा तू रियल बोल तेरा है क्या, मतलब हम तो चाहते हैं कि तू आईआईटी वगैरह में कर कुछ, हाँ कर बिल्कुल। तो कह रहा है उसको
कोडिंग और रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैम side by side मैं search जान दो करती उसी में ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं सर्च हाँ। करती रहती हूँ कोडिंग के इंस्टीट्यूट्स, रोबोटिक्स के इंस्टीट्यूट्स, तो मैं अपने तरीके से सर्च करती रहती हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप एक पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप क्या टाइप मैं करोगे, authentic guide करूँ। आप क्या टाइप करोगे गूगल पे, मेन चीज़ ये है। पहला तो बेसिक हम कर देते हैं कि बेस्ट कोडिंग इंस्टीट्यूट्स में, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद भी क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने उसको छोटे होते कोडिंग में डाला था, तो ठीक है मेरा बहुत अच्छा ठीक है एवरेज एक्सपीरियंस रहा, तो मैं अब वो सोचती हूँ, अब क्योंकि ऑनलाइन में भी ये चीज़ मेरे दिमाग में ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं थोड़ा डिजिटल जुड़ गई हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे भी तो आगे ऐसे ही होगा मैम, सब डिजिटली जुड़ेंगे और इसी अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि अब है ना चेंज होता जा रहा है जो माहौल है, अब लोग इतने कनेक्टेड नहीं है। सर अगर हमारे जो एरिया है ना, हाँ, हाँ कीवर्ड्स के हिसाब से मेरे जैसे तो फंस गया ना, मैं एज ए पेरेंट, हाँ किसी ने तो अपना बेस्ट रैंक करवा लिया अपने कीवर्ड्स के हिसाब से, लेकिन उतना जेन्युइन वो नहीं है, और मैम गूगल इसीलिए तो बैठा है, वो जेन्युइन कोई रैंक दे रहा है। देखो स्पैम आएगा वो कुछ ही दिन रहेगा, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा, आप इस चीज़ को समझो। आप गूगल पे कह सकते हैं कि हाँ आप 80% तक बिलीव कर सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत केसेस में रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। हाँ कभी कभी अगर आपको गलत दिख रहा है, इट मीन्स कि जैसे ही वो उनकी नज़रों में आएगा आप रिपोर्ट कर दो उस चीज़ के बारे में, उनको पकड़ में आन दो, वो उसको सही कर लेंगे, ठीक है भाई। एक डेवलप्ड कह सकते हैं भाई, गूगल बढ़िया कंपनी है, काफ़ी अच्छा सर्च इंजन है, ट्रस्टवर्थी है। अब उनको कोई मिस्टेक आप मिल रही है, वो साथ के साथ उसको शॉर्ट आउट करते हुए चलते हैं। यूज़र बेस बहुत ज़बरदस्त बना रखा है, यही एक रीज़न है कि आज भी चल रहा है। AI आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बाद भी अपडेट निकाले। अब देखो ना कितनी मतलब कंटेंट जनरेट हो रहा है। इसको मैं आपसे कहूँ कि इसको पहचान के दिखाओ, आप कैसे पहचान लोगे, नहीं पहचान पाओगे। हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा रीडर हो किसी कंटेंट को कंज्यूम करने के, आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ते रहते हो, तो आप एक बार में पढ़ के बता दोगे हाँ ये तो जनरेटेड है, ठीक है ना। हमें पता है ना जेन्युइन कंटेंट कैसे होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन नॉर्मल बंदा उस चीज़ को नहीं पहचान पाएगा, तो गूगल फिर उस चीज़ के लिए सोचो कैसे एल्गोरिदम बना रहा होगा कि एक मशीन उस चीज़ को पहचान पाए और फिर उसको डी रैंक करा दें। और जितनी चाहे 1000 वेबसाइट कर रहे हो चाहे 1 करोड़ वेबसाइट कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हटाओ। स्पैमर है तो गया काम से। इवन अच्छी वेबसाइट्स भी लाइक नीचे जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बढ़िया वेबसाइट्स थी वही चल रही हैं, वो तो एक बार के लिए जा रही है, हाँ ना, वो भी लाइक नीचे जा रही हैं। तो चलो उसका हो जाएगा, पता चल जाएगा, अगर अच्छी है तो जाएंगे आएंगे। हाँ अगर देखो वेबसाइट आपकी सही है, कंटेंट आपका सही था, नीचे गई है ना, वो वापस ऊपर है ना ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो डैडी हो गई और अब सब खत्म, आपको दोबारा कुछ नहीं मिलना उस वेबसाइट से, बढ़िया चलेगी। इस बात पर डिपेंड करता है ना कि आपने जो मैटर दे रखा है वो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट पे है ही नहीं, तो वो सही तो है ही है वर्ड की। मान लो आपने लर्न इंग्लिश में और आपकी 5-7 वेबसाइट्स हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कहाँ गिरा के करेगा, जब वही मैटर मिल रहा है लोगों को तो लाना ही पड़ेगा उसके ऊपर। बिल्कुल, लेकिन मेन चीज़ है कि जैसे आपने ऑन पेज तो कर दिया, आपने सब कुछ क्रिएट कर दिया, ठीक है, फिर आती है वही चीज़ वो मुश्किल बात, लग रही है कि पहले आप फोन पे फिर बात आ गई ऑफ पेज की। गूगल ने देखो गूगल ने मल्टीपल पार्ट बना रखे हैं, ठीक है ना। बंदा एक जगह अगर स्पैम कर रहा है तो दूसरे को उसको पकड़ा जा सके, मतलब उसने ऑन पेज सब कुछ कंटेंट जनरेट, पब्लिशिंग, दुनिया भर की चीज़ें क्रिएट कर दी। अब बात आती है ऑफ पेज की। ऑफ पेज किसकी हेल्प से फैलता है? लोगों की हेल्प से फैलता है, ठीक है, मतलब आपकी बैकलिंक्स अपने आप बनती जाती हैं। अगर वो वीक रहा तो भी उसको पता चल जाएगा कि भाई पेजेस तो दुनिया भर के किसी काम के नहीं है, कोई इसका ऑफ पेज नहीं हो रखा, लोग उसको शेयर नहीं कर रहे, लोग कंटेंट बढ़िया तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे, हर जगह लोग उसको मेंशन नहीं कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है इस कंटेंट का। मतलब आपने ऑन पेज कर दिया, 1 लाख पेजेस बना दिए, वो गड्ढे में ही पड़े रहेंगे, तब तक आप उसको ऑफ पेज की रस्सी से बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है ना। मतलब लोग ही उसको हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे अब कि ठीक है भाई तू बढ़िया कंटेंट है, आजा, ठीक है। हम जब पेज बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, ऑफ पेज उसके बाद 65% का रोल रखता है। ऑफ पेज आपका प्रमोशन है, ठीक है ना। अब आपको बस फीचर करना है हर जगह, मतलब आपने देख लिया ना टॉप 10 इंस्टीट्यूट और ये सब, ठीक है, पहली वेबसाइट। अब आप देखना ऑफ पेज में भी कहाँ कहाँ प्रमोशन होगा। मतलब ये ऑफलाइन का तो आपको समझ आ गया। ऑनलाइन में क्या आपने देख लिया भाई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, नियमी, आपने ऐसे सर्च करा ताकि भाई आप अपने सन या डॉटर को वहाँ पे बेच पाओ, ठीक है। अब लिस्ट आ गई गूगल पे, एक आपने देखा कि अच्छा लिस्ट आ रही है, फिर आपने एक और क्वेरी डाली कि डिजिटल सोसाइटी इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्म डीजे मोनेटाइज इज द बेस्ट एजेंसी फॉर डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आप ऐसे गूगल पे सर्च कर रहे हो तो मे बी कोरा रैंक हो जाए, क्या हो जाए,
मे बी कोरा रैंक हो जाए, कोरा इज़ अनदर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट कर सकते हो। सर उससे कुछ बेनिफिट होता है? मैम बिल्कुल होता है ना, आप एक डाटा के अंदर जुड़ रहे हो। गूगल ने कोरा को रैंकिंग दी हुई है, अगर तो लोग ही आंसर करते हैं ना normally, हाँ तो फिर उनको क्या बेनिफिट होता है? जैसे मैंने मैम लोग ही आंसर कर रहे हैं, लोग आंसर कर रहे हैं तो यूनिक आंसर कर रहे हैं ना। आप इस चीज़ को सोचो, कितना बढ़िया कंटेंट वो दे रहे हैं ना, अपने थॉट्स डाल रहे हैं। गूगल को आप ही का तो थॉट जानना है। सर उनका मॉनिटरी को होता है कुछ? कोरा पे मोनेटाइज होता है। हाँ, आप क्वेश्चन पूछो, आपके व्यूज़ जितने जाएंगे, आप आंसर करो, जितने व्यूज़ जाएंगे आपको अर्निंग होती है। वाले पूछने वाले को तो क्या जाते होंगे? नहीं मैम, कोई पहले था कि सिर्फ आंसर करने वाले को मिलता था, अच्छा, अब कोरा ने क्वेश्चन करने वाले को भी दे दिया। आप डेली के 15-15, 20-20 क्वेश्चन कोरा पे डालते रहो, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो भी आपकी इनकम होगी। मतलब क्वेश्चन करने वाले की भी, आंसर करने वाले की भी। और अब लोगों ने ट्रिक लगा दी है कि क्वेश्चन के लिए वो जीपीटी से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और डेली के 10-10, 15-15 क्वेश्चन पोस्ट, फिर दूसरे लोग आके उसका आंसर कर रहे हैं। देखो ये भी चल रहा है अभी। जैसे संडे को एक सर आए थे, ठीक है, तो वो ये वीडियो अगर देख लेंगे तो फिर वो भी लाइक सोचेंगे। तो उन्होंने बताया था कि वो क्वेश्चन के आंसर, लाइक मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ कोरा पे, मैं लाइक ज़रूरत पड़ती है किसी कीवर्ड के लिए तो ही मैं जाता हूँ। मैं हाँ कोरा के आंसर्स कई बार पढ़ती हूँ, हाँ या कुछ मतलब मेरे को रिलेटेड कोई नीड है तो मैं कोरा के आंसर्स भी पढ़ती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि ये लोगों के प्रैक्टिकल चीज़ें, लोगों की प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन वहाँ पे भी देखो स्पैम होता है। कुछ लोग हैं ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं आजकल, जब से ये आया कॉपी पेस्ट, क्योंकि व्यूज़ पे उसने क्योंकि वो मोनेटाइज दे दिया मैम उसने। अब लोग स्पैम करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पता चल जाता है क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे हो। रियल वर्ड वाला कोई बंदा लिख रहा है तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, तो वो पता तो लग जाता है। मेन थिंग यही है, अगर आप रेगुलर हो किसी चीज़ के, मैंने वही कहा स्टार्टिंग में भी कि अगर आप कोई कंटेंट पढ़ते हो गूगल पे, ऑलरेडी कंटेंट कंज्यूमर हो, आप किसी एआई जनरेटेड को पढ़ोगे या नॉर्मल कंटेंट को पढ़ोगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप बोल दोगे कि बकवास है, ठीक है। और किसी एक्चुअल में ह्यूमन थॉट को पढ़ रहे हो तो आपको मज़ा आएगा। आप कह दोगे कि हाँ भाई ये जेन्युइन कंटेंट है। आप पूरा कंज्यूम करोगे। मेन चीज़ क्या है, पूरा कंज्यूम करोगे। वो जो आपकी एक्टिविटी है ना, पूरा कंटेंट कंज्यूम करना, किसी पार्ट पे रुकना, जूम करके देखना, ठीक है, एक चीज़ पे टिके रहना, एक ब्लॉग को पढ़ने में 15-20 मिनट लगाना, फिर उसको शेयर करना, स्क्रीनशॉट मारना, हर एक एक्टिविटी नोटिस होती है, हर एक एक्टिविटी, ठीक है। और उस एक्टिविटी के बेस पे डिसाइड किया जाता है सर मैं कल कि यूट्यूब के वो कोर्सेज देख रही थी, मैम ह्यूमन बिहेवियर, यूट्यूब पे यूट्यूब के वो गूगल आपको बेस्ट रिजल्ट क्यों दे पा रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर के एआई सिस्टम में इनबिल्ट है। आप समझो इस चीज़ को। आप जैसे कह रहे हो ना कि हमें दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा, कि एज अ ह्यूमन थॉट और एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, आपने दोनों को कंबाइन करा, तब जाके आप एक अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर पा रहे हो, और फिर जाके आप एक एक्चुअल कंटेंट जनरेट कर पा रहे हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ अब आती है कि इस चीज़ के लिए जो गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स बनाए होंगे, वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग बनाए होंगे। अब उसके लिए ह्यूमन थॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी भी इतनी इम्पोर्टेंट ना हो। उसके लिए मेन क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जाएगा तो भाई कोई पागल आदमी है, फिर तो गूगल भी पागल हो सकता है, ठीक है। थॉट के अकॉर्डिंग जाएगा, थॉट का कुछ नहीं पता, थॉट तो ऐसा है कि अभी चुटकी बजाई और बदल गया। बिहेवियर पे अगर जाएगा तो वो ढंग से कैच कर सकता है। तो आप सोचो कि गूगल ने अपने एल्गोरिदम जब बनाए होंगे तो वहाँ पे बिहेवियर को ट्रैक करने का एक एआई सिस्टम बैकएंड पे बना रखा होगा, ठीक है। जितनी भी बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, जो चल रही हैं, वो सब एआई बेस्ड हैं। और एआई आज से नहीं, बहुत पहले से है, ठीक है। मैं कहूँ जब फेसबुक आया था, फेसबुक ने अपना ऐड सिस्टम लॉन्च करा था, ठीक है ना, कि अब लाइक फेसबुक ऐड हमारी आ रही है। देखो अगर किसी बंदे ने ऐड रन करी है ना, इट मीन्स उस ऐड को दिखाने के लिए उस डाटा को समझना पड़ेगा कि किसी यूज़र को ऐड दिखानी है। पहले आप मेरे को समझोगे ना, तभी तो आप मेरे को ऐड दिखाओगे। तो सोचो उस टाइम से एआई आ रखे हैं, क्योंकि उसको मैनुअल नहीं करा जा सकता, उसको एक एल्गोरिदम के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, वो मशीन लर्निंग की हेल्प से ही पॉसिबल है। क्योंकि हर दिन नया अकाउंट बनता है, हर दिन नई एक्टिविटी होती है, हर यूज़र का बिहेवियर अलग होता है। तो एक एआई सिस्टम ही उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब से इन लोगों ने अपना ये ऐड सिस्टम लेके आए हैं, तब से वो एआई का यूज़ कर रहे हैं। और मैं भी उसके अलावा उससे पहले कोई और भी कर रहा हूँ। जो देखो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला एआई आया था, वो आया था 1965 में। कब आया था? आप सोच रहे हो 1965 क्या है? 1965 कंप्यूटर नहीं होते थे ढंग के।
मतलब इतनी मोटे मॉनिटर वाला सीपीयू होता था, मेरे को याद है मेरे चाचा जी के पास था, उसकी स्क्रीन पे हाथ लगाए तो करंट मारता था वो। बेस्ट में वो आ चुका था। देखा है वो मोटे वाला जो मॉनिटर होते हैं। 56 में ना सर, हम्म 56 में ना, 65। 65 में। हाँ 65 देख लेना एक बार क्या है गूगल पे। पहले हाँ वाले पीसी जो होते थे मतलब ये कि भाई 19 समथिंग में मतलब आ चुका था एआई। वेस्ट वेस्ट में इंडिया में तो फिर उस तरह से कम टेक्नोलॉजी काफी कम आई है। मतलब देखो किसी किसी बंदे ने इन्वेंट करा होगा, मतलब जब जिसने इन्वेंट करा होगा बस उसी को पता है वो चीज़, ठीक है, लेकिन उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब जैसे एक बल्ब तो पता नहीं कब इन्वेंट हो चुका था, लेकिन अब एलईडी देखो ना अब क्या आ चुके हैं। अब तो अब छोड़ो जेल वाली लाइट आ गई है, आप कहाँ बल्ब के चक्कर में जा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अब इम्प्रूव होती जा रही हैं। अब जैसे एआई तो बहुत पहले लाइक बन गया था, लेकिन एक बहुत लो लेवल पे, क्या बहुत लो, मतलब कार तो बन गई थी, इंजन तो बन गया था, लेकिन वो इंजन भी इतने हॉर्स पावर का, इतनी स्पीड वाला, टाइम लगा। डाटा फीड भी तो हो गया ना सर। डाटा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, समझने के लिए डाटा फीड हो चुके हैं। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया 10 एज सेक्शंस है समझ लो। पहले 10 एज सेक्शंस डाल दिए होंगे, 1 से 10, 10 से 20, 20 मान लो। अब ये सेक्शंस में बिहेवियर जो डालना है, सिंगल मैरिड ये सब डाल दिया, या और दो जो चीजें डालनी है, या अब वही जाने कि देखो एआई बनाने वाले बंदे को पता होगा, मैंने लाइक उस पर रिसर्च नहीं करी कि एआई कैसे बनाते हैं। जनरल व्यू के हाँ हिसाब से समझ आ रही है। जनरल व्यू के अकॉर्डिंग। अब मेन चीज़ है कि किस तरीके से उसको काम में लेके आया गया। अब सोशल मीडिया वालों ने उसका यूज़ करा है, वो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। अब ये ओपनली अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि बहुत बेसिक हो गया था। वो जो बड़े लेवल के लोग हैं जो इसको स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे थे, उनके लिए बहुत बच्चे वाली चीज़ होगी, उठा के उन्होंने पब्लिकली प्रोवाइड कर दिया कि लो भाई, ठीक है। फिर लोगों ने उसके साथ खेलना शुरू करा और 1, 2 और 3 साल के अंदर तो ऐसा हो गया है कि मतलब एआई है अब बस। सर हमने ऑन पेज और ऑफ पेज का जो हम पढ़ रहे हैं, ऑन पेज में तो मेनली हमारे की कीवर्ड की साइकोलॉजी को हमने समझना है, और कीवर्ड को साइकोलॉजी के बाद उसको कीवर्ड की साइकोलॉजी समझने में आज भी मेरे को गड़बड़ हो जाती है, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मतलब वो आपका एक्सपीरियंस ही होगा जो आप समझ पाओगे, आप थॉट्स जान पाओगे। आप अपने इंडियन लोगों के थॉट्स जान सकते हो, आप किसी यूएस में बैठे फॉरेन बंदे के थॉट्स कैसे जानोगे, ठीक है ना। हम जिनके साथ रहते हैं उनके बिहेवियर को जानते हैं, उनके थॉट्स को जानते हैं, उनकी नीड्स को जानते हैं। वहाँ के लोगों की नीड्स कहाँ से जानोगे, बिल्कुल आप कल्चर डिफरेंसेस नहीं जान पाओगे। उस हिसाब से तो वो चेंज होगा, उस हिसाब से कितना सोच पाता है इंसान वो ऑन पेज में कीवर्ड एक तो कैसे यूज करना है, एक आपने बताया था H1 H2 के हिसाब से उसको कहाँ स्टफिंग करनी है उसकी, और ये स्टफिंग मत बोलो मैम, स्टफिंग तो वर्ड ही ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। यूज वर्ड कहाँ यूज करना है। लेकिन अब जो अपडेट आई है ना, उसमें जिन लोगों ने कीवर्ड की प्लेसमेंट और इन सब पे भी ज़्यादा ध्यान दिया था, गूगल उनको भी कह रहा है कि कोई भाई तुम भी गए अब, ठीक है। मतलब जिन्होंने प्लेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था, अब गूगल उनके भी लगा रहा है कि कह रहा है कि आप लोग है ना कुछ ज़्यादा ही प्योर एसईओ कर रहे हो। सर जैसे आपकी परफॉर्म कीजिए हमने तो आपने हेडलाइंस में आपने दिखाया ही था कि 4 क्लास 4 बार लिखा ही हुआ है ना, मेरे ख्याल से आपने एक दिन एक क्लास में दिखाया था। एडजेक्टिव्स है तो 4 नाउन 4 किड्स, एडजेक्टिव 4। हाँ मे भी हो सकता है मेरी वेबसाइट इस वजह से नीचे गई हो। 2 महीने बाद भी अगर नहीं हुआ तो मैं फिक्स करने पे फिर उतर जाऊंगा और वेबसाइट को दोबारा से उठा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ मतलब मेरी जो वेबसाइट अब गिरी है, जो भी वेबसाइट नीचे गिरी है, मैं उनको फिक्स करूंगा थोड़े टाइम बाद। बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है कि मैंने जैसे एसईओ ऑन पेज बहुत ढंग से किया हुआ है, जो प्रॉपर होता है, जितना भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो हो सकता है उसकी वजह से भी गूगल ने रैंकिंग डी रैंक कर दी हो कि आप मतलब एसईओ लुक लाइक एक एआई रख रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जो ड्यूटी है इनकी भी तो बढ़ जाती है, जो प्लगइन्स हैं योस्ट वगैरह के। हाँ अब इन प्लगइन्स को भी खुद में अपडेट लेके आने पड़ेंगे कि वो अब नेसेसरी नहीं है, ये अब ऐसा नेसेसरी नहीं है। लेकिन हम तो इन पे बिलीव करते कर रहे थे, एक तरह से योस्ट वाला ही तो लाना था। मैम ये तो अपना चला रहे हैं धंधा, तो ये तो बहुत मतलब इनके लिए तो कंपलसरी हो गया, बहुत जल्दी लेके आएंगे, सबसे पहले तो इनको अपडेट्स लाने पड़ेंगे, वो लेके आएंगे ऑब्वियसली। लाएंगे और उसके हिसाब से फिर जनरेट होगा। हाँ अपडेट वो लेके आएंगे, उनके लिए ज़रूरी है, वरना तो पीछे रह गए। ये तो सबसे पहले तो होगा कि ऑन पेज आपके पास क्या मैटर है जो आपने एक्सप्रेस कर दिया, जो आपके 8-10 पेज बन गए जो भी बन गए, उसके बाद ऑन पेज ज़्यादा मुश्किल चीज़ है या ऑफ पेज ज़्यादा मुश्किल चीज़ है?
मैम मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, एसईओ तो लाइक बहुत सिंपल है, लेकिन मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है मेन पहले चीज़ homepage तो कुछ हो अच्छे से चीज़। मैम बिल्कुल सिंपल है, चीज़ मुश्किल है ही नहीं, एसईओ मुश्किल नहीं है। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर एक बार काम करके उसको समझ जाओ ना कि मतलब ये क्या चल रहा है, बस हो गया। एक होता है ना मुश्किल, तो वो चीज़ है ना कि मेरे पास कोई टूल है, उसमें फंसे पड़े हैं, एरर आ रही है, सोल्व नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मुश्किल तो वो चीज़ है। एसईओ में तो कुछ है ही नहीं ना, आपको कंटेंट सोचना है, क्रिएट करना है, वेबसाइट पे डालना है, टेक्निकल चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड एंड वो सब जो कि हमारे पास एक लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो भी गूगल के अपडेट्स आ रहे हैं उन पर नज़र रखनी है। हाँ मतलब इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा कमर तोड़ानी पड़े अपनी कि भाई बहुत काम है, बहुत काम है, ठीक है। आप लिमिटेड वर्क इन द सेंस आप अपने कुछ टारगेट्स लेके चलो कि भाई मेरे को महीने में इतने ब्लॉग्स करने हैं और कंटेंट जो है वो जेन्युइन क्रिएट करना है। मेरे को अगर एक हफ्ता लग रहा है कंटेंट क्रिएट करने में, आई विल टेक माय टाइम एंड राइट डाउन इन अ वीक। मैं 2 दिन में 1 दिन में ब्लॉग डाल ही नहीं रहा, ठीक है। मेरे को टाइम लगेगा, मैं 1 हफ्ते में ही डालूंगा ताकि मैं जेन्युइन चीज़ दे पाऊँ मेरे जो यूज़र्स हैं उनको, ठीक है। अब एक होता है ना जेन्युइन क्या होता है, जेन्युइन क्या होता है समझ नहीं आता, जेन्युइन क्या है, स्पैम क्या है, मतलब यही डाउट होता है लोगों का कि जेन्युइन क्या है, स्पैम क्या है। स्पैम तो देखो मैं ऐसे ही मतलब सिंपल एक बोल के सिंपल सी थ्योरी निकाल के और उसको दे दूँ जीपीटी वीपीटी को, उसको बना दे एक ब्लॉग, वो बना देगा, वो स्पैम ही है, ठीक है। जेन्युइन चीज़ क्या है, जेन्युइन है कि मैं बाकायदा पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला ये एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को मैंने खुद ट्राई करा। लाइक मैंने प्लगइन देखे, एसईओ के टॉप 10 प्लगइन कौन से हैं, मैंने उनको खुद यूज़ करके देखा। यूज़ करने के बाद प्लगइन में जो मेरे को कमी लगी उसका ऑल्टरनेट ढूंढा और फिर एक ब्लॉग बनाया कि लाइक ये वाला प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मैंने यूज़ करा, मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, सो मैंने उसका एक अल्टरनेट यूज़ करा, दैट इज़ दिस प्लगइन, ठीक है। मैंने WP सुपर कैचर ना यूज़ करके मैंने WP रॉकेट यूज़ करा और उसमें एक फंक्शनलिटी है मेरे पास जो कि ये है, आप उसका यूज़ करके उसको वेबसाइट में एसईओ को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। तो एक यूनिकनेस कंटेंट में आ गई। ये तो आपकी एसईओ की एक्सपर्टीज है, तो आप ऐड ऑन एक्सपीरियंस करो। अब मैम वही चीज़ है ना, एक बंदा जिसने कभी दारू नहीं पी, ठीक है, वो कैसे बता देगा कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वो उसे नशा कितना होता है आप खुद सोचो। आपके एसईओ में एक्सपर्टीज है, हाँ। आप उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दोगे और आप डाल दोगे कि ये चीज़ें मैंने ट्राई करी है। अब आपके पास मैम क्लाइंट से सब कुछ पूछते हैं, उसकी यूएसपी क्या है, एक तरीके से क्लाइंट के साथ बैठ के उसका पूरा बिजनेस मॉडल समझना पड़ता है। क्लाइंट से बारीक चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, डिस्कस करनी पड़ती है कि सर बताओ आप और क्या दे रहे हो, सर कॉम्पिटिटर ये दे रहे हैं, आप बताओ आप क्या दे रहे हो। फिर वो खुद के बताता है कि हम तो ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 वेबसाइट का पढ़ा और बस कर डाला, नहीं। इसीलिए तो मैम चार्ज होता है ऐसे होगा। तो अब क्लाइंट्स आपको रॉ मटेरियल देगा सारा कंटेंट। नहीं मैम, मैं क्लाइंट के साथ बैठूंगा, उसको समझाऊंगा कि देखो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना इस लेवल पे हैं, ठीक है, आप मेरे को बताओ कि आप इसको ब्रेक कैसे करोगे, ठीक है ना। मतलब आप इससे ऐसा आप बेस्ट क्या दे रहे हो, आप मेरे को समझाओ। मैं उसके साथ बैठूंगा मीटिंग में 1-2 घंटा, जितना मर्जी मेरे को लग जाए, लेकिन मैं उसका जब तक बिजनेस प्लान ना समझ लूँ और ये ना समझ लूँ कि वो कॉम्पिटिटर से बेस्ट क्यों। अगर वो कॉम्पिटिटर से बेस्ट नहीं है, मैं बोल दूँ उसको नहीं होगा सर आपका, या फिर वो किसी पॉइंट में पूरी तरीके से नहीं, बिल्कुल यूएसपी होनी चाहिए मैम, कुछ तो यूएसपी हो कि हाँ किसी चीज़ में तो है। नॉर्मल मीडियम तो भरे पड़े हैं, हमें ये देखना है ना बेस्ट चीज़ हम क्या ऑफर कर सकते हैं। फिजिक्स वाला प्राइस के मामले में बेस्ट है, ठीक है। और एक पता नहीं क्या विद्या पता नहीं क्या करके है, ठीक है, वो क्वालिटी के मामले में बेस्ट है। फिजिक्स वाला दे रहा है 30,000 का, वो दे रहा है 2.5 लाख का सेम कोर्स, लेकिन किसी से भी पूछोगे तो नाम उसी का ही है। एक विद्या करके है, कल ही देखा था मैं, एक क्लाइंट आ रखा बेसिकली, उसके लिए रिसर्च कर रहा था, तो मतलब उसी केस में मैं देख रहा था, तब मेरे को पता चला कि अच्छा ये भी है क्या। और इवन फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने बोला कि सर ये कॉम्पिटिटर मिला, ये मेरे को ठीक ठाक सा लगा, कह रहे यही तो सबसे मेन है। कहते तो ब्रांड वैल्यू इसकी इतनी है, आप किसी से भी पूछ लो कि ये लाइक ये यूपीएससी का ये कहाँ से करना है, नाम ही उसका चलता है, ठीक है ना। और यूपीएससी प्रिपरेशन में दृष्टि IAS दृष्टि वाला जो ये नहीं मैम, वो दिखाए थे, शॉर्ट्स दिखाए थे, नहीं विकास देवेकृति सर कितना तो फेमस है सर, वो पूरा करोलबाग में उसके लिए बड़े सेंटर वैसे ही वजीरा मंद्रेवी कुछ ऐसे है। आप दृष्टि ढूंढो,
हाँ दृष्टि का भी रैंक करता है, मैंने देखा था, लेकिन हाँ दृष्टि IAS हाँ, ये जो मैम ये भी है, लेकिन उससे ज़्यादा एक ये है वजीर रामांद्रावी, ये की है वजीर रामांद्रावी। या तो खान आपने पहली बार सुना है, लेकिन ये है ये वजीर रामांद्रावी, ये भी इसका भी बहुत नाम चल रहा है। यूपीएससी हाँ, मेरा जो कॉम्पिटिटर था, मतलब मेरे को जिनके लिए काम करना था, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमारी फील्ड में ना जो सबसे ज़्यादा है वो वजी का ही नाम है, आप वजी का नाम ले दो बस, वही है, बस वही मेन है। आपने जबकि नहीं सुना, आपने दृष्टि वाला सुना है, दृष्टि वाला, खान सर हो गए, फिजिक्स वाला हो गए, और भी क्योंकि आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो जो प्लेटफॉर्म्स आप कंज्यूम कर रहे हो, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे पकड़ बना रखी है। लेकिन ऑफलाइन में जब भी बात होती है, ऑफलाइन में वजी का नाम चलता है, और वजी 2.5 लाख का देता है। लेकिन इवन जो मेरा जो क्लाइंट है, उसने खुद ये बात बोली कि जो ये वजी वाला बंदा है ना, इसकी जैसी क्वालिटी कोई भी बंदा नहीं दे रहा है यूपीएससी में। सबसे बेस्ट अगर जो है ना, वो ये बंदा है। सर देखो इस चीज में आप बताओ, ऑनलाइन में पेरेंट्स सर्च कर रहा है या बच्चा सर्च कर रहा है, उसको मान लो दृष्टि ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, आप ये लो सर्च करो यूपीएससी प्रिपरेशन, सबसे ऊपर वजी आ रहा है। हाँ, और जो ऑफलाइन जो मेरा क्लाइंट है उस वो तो फील्ड में है ना, उसको ज़्यादा नॉलेज है। मैं उसके साथ बैठा सर, मेरे को ये मिला, उसने कहा कि देखो ये बंदा सच में जेन्युइन है, इसकी इससे का कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसकी ब्रांड वैल्यू, इसका सब कुछ है, और सारे प्रीमियम बंदे इसके पास, छोटे मोटे बंदों के साथ काम ही नहीं करता। के हिसाब से भी तो आएगा रिजल्ट मेरा। मान लो मैं क्या सर्च करती हूँ, या मैं कौन सी, हाँ, आप दृष्टि में इंटरेस्ट रख रहे हो तो ये लो, देखो ये रही दृष्टि वाली वेबसाइट, ये रही। आपने यूपीएससी प्रिपरेशन डाला है, हाँ, ये दृष्टि वाली वेबसाइट यहीं पे कहीं पे आ जाएगी, मैंने देखी थी अभी, दृष्टि IAS, इनमें से ही है, कौन सी है, पीडब्ल्यू के नाम से कोई आया है, फिजिक्स वाला। ये तो फिजिक्स वाला हो गया। हाँ, आपको टॉप पे कौन दिख रहा है, फिजिक्स वाला? पहले फिजिक्स वाला दिख रहा है, हाँ। मैंने जबकि फिजिक्स वाला को अभी तो मेरे को वजी दिख रहा है, बायजूस दिख रहा है, अनअकैडमी दिख रहा है। हाउस दिख रहा है, IAS यूपीएससी वजी वजी तो मेरे को कोई दूर आपको पूरा उल्टा फुल्टा दिख रहा है ना। कौन-सा वाले हैं ऊपर वैसे ये सारे। अब मैम वो आपके अकॉर्डिंग हो गया, आपको वजी के बारे में पता ही नहीं, तो मतलब आपको वो दूर दूर तक दिख ही नहीं तो रहा। फिर यही चीज तो कह रही हूँ ना, अब मेरे जैसा पेरेंट सर्च करेगा या स्टूडेंट सर्च करेगा। नहीं, वजी वाला अब आप यहाँ के अकॉर्डिंग सर्च करते होगे, ठीक है। अब वो बैठा हो कहीं मुखर्जी नगर या फिर किसी और लोकेशन पे, फिर वो मुखर्जी नगर बैठा हो, वो किसी ये दृष्टि वाला भी मुखर्जी नगर ही है। इस तरह से मैं कह रही हूँ कि जो अच्छी अगर है जेन्युइन, वो फिर मान लो मैम वो मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कैसे उनका काम चलेगा? कोई बंदा अपनी वेबसाइट ही नहीं बनाएगा, उसकी रैंकिंग कहाँ से आएगी? आप खुद सोचो ना। वही चीज तो मैं कह रही हूँ ना, ये चीज में फिर अब भाई हमें पता है, हम यहाँ पे मतलब क्वालिटी पास ऑन कर रहे हैं, हम यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें करा रहे हैं। अब हम उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पा रहे तो उसमें गलती किसकी है? हमारी है, ठीक है ना। वहाँ पे दूसरे लोग हैं जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं, सारे मतलब इतने सारे स्टूडेंट उनके पास है, सब कुछ है, ठीक है। जैसे सौरभ जैन है कुछ है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग 3-4 महीने का कोर्स ऑफर करते हैं ये लोग, ठीक है। कोर्स करा रहे हैं 3-4 महीनों में, 6 महीने में मैक्स डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप खुद सोचो ना, प्रैक्टिकल कहाँ चीज़ें हुई होंगी, कितनी क्लासेस हुई होंगी, कितनी देर की होंगी, क्या जो ट्रेनर्स होंगे उन्होंने क्या उनको स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स दिखाए होंगे? नहीं, कुछ नहीं। एक थियोरेटिकल चीज़ें चली होंगी, 1-2 क्लाइंट होंगे, उनका बस पोर्टफोलियो दिखा दिया होगा, स्टूडेंट से बैठा के एक ब्लॉग करवा दिया होगा, दैट्स इट। ऐसे थोड़ी काम होगा, प्रोफेशनली तो उतरा ही नहीं जा सकता उस एक्सपीरियंस के दम पे। कुछ लोग मैम मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाते, आप उस चीज़ को भी देखो। अब वो बंदा चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी दे रहा हो, मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाता। फिजिक्स वाला आज से 5 साल पहले बहुत अच्छा पढ़ा रहा था, लेकिन उसका नाम है ना अब हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम पे अपनी मार्केटिंग, कोई नहीं जानता था, कितना ही बढ़िया पढ़ा ले कोई जानता ही नहीं, मार्केटिंग अच्छी करी, अब जानते हैं उसको सब, है कि नहीं है? मेन चीज़ है मार्केटिंग करी है उसने। विजय वाला जो बंदा है वो, उसका मे बी उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं है जितनी फिजिक्स वाला और जो ये सृष्टि आप बता रहे हो, या फिर आप अनअकैडमी या बायजूस पे जो वेबसाइट पे कंटेंट आता है, इनका जितना प्रॉपर SEO हो रखा है वो वजी का नहीं हो रखा, उसको ध्यान ही नहीं देता। मेन चीज़ यहाँ पे उसको सारा बिजनेस ऑफलाइन से, वो ऑनलाइन पे इतना कर ही नहीं रहा, तो ऑनलाइन में मार्केट उसने कैप्चर ही नहीं करा। मैम बहुत बंदे हैं जो इतनी जेन्युइन चीज़ देते हैं, क्वालिटी देते हैं, सब देते हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं है और उनको प्रेजेंट करने के लिए उतना फंड्स नहीं है, वो नहीं लगा पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। एक बंदा है जो तेज है थोड़ा, ठीक है, उसने दिमाग लगा लिया फंड कहाँ से निकालने,
ठीक है, उसने दिमाग लगा लिया कि ऑनलाइन में कैसे जमा सकते हैं, बैठ गया मार्केट को, खा गया पूरी को। ठीक है, एक बंदा है जो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, एक बंदा है जो मार्केटिंग पे ही फोकस कर रहा है, ब्रांड वैल्यू बना के सेल कर रहा है। हम अगर ब्रांड बनाने बैठ जाए तो हम ब्रांड बना देंगे, आप समझे ना, फिर हम क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा ऐसा होगा कि भाई 4 क्लास मतलब 4 क्लास खत्म करो, ठीक है। प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल में भी इतना प्रैक्टिकल बस खत्म करो। ड्यूरेशन 6 महीने है तो भले ही 5.5 महीने में क्यों ना जाए, लेकिन ख़त्म करो, क्योंकि हमारे पास अब बैक टू बैक बैचेज है। हम यहाँ दिन में एक ही बैच पढ़ाते हैं, 2 बैच पढ़ाते हैं, ठीक है। हम हेडेक नहीं लेते 6-7 बैच पढ़ाने की। अगर हम ब्रांडिंग पे उतर गए तो हमारे पास दिन के 5 बैच होंगे, ठीक है ना। हर बैच में 10-10 बच्चे बैठे होंगे और दिन में 5 क्लासेस होंगी। हमारा इनकम फ्लो बढ़ेगा, हमारा सब कुछ होगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। ये निकल रहा है रिजल्ट कि जो ज़्यादा ब्रांड्स हैं इंस्टीट्यूट्स के भी बहुत अच्छे जो दिखा रहे हैं, वो भी क्वालिटी नहीं दे रहे। मैम फंडिंग आ रही है ना, फंडिंग के पैसे लगा के क्वालिटी भी देनी पॉसिबल है। और फिजिक्स वाला उसकी वेबसाइट है, सब कुछ है। अब मेरे को बताओ, फिजिक्स वाला पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है? आप सोचो, उसको डेवलपमेंट की नॉलेज है, उसको इतनी वेबसाइट में क्या होना चाहिए, UI UX ये सब होना चाहिए, नॉलेज है। और जितनी बड़ी वेबसाइट बना रखी है उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। कहने वाली बात है 4-5 साल में वो ऊपर आ गए, 4-5 साल में नहीं आए, उनको बहुत टाइम लगा है, वो पता नहीं कब से कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो कंटेंट यूट्यूब पे डाला, इतनी ज़बरदस्त सोशल मीडिया मार्केटिंग उन्होंने करी है, ठीक है ना, उसके दम पे वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब उन्होंने मार्केटिंग को समझा है अच्छे से। देखो, ब्रांड वैल्यू बनाई है, सीधी सी बात है। 8,000 करोड़ की फंडिंग, कोई मतलब 8,000 फंडिंग नहीं, जो ब्रांड वैल्यू है वो ऐसे ही नहीं बन जाती हवा में, ठीक है ना। लोग 1000 करोड़ बना लियो तो यूनिकॉर्न घोषित हो जाते हैं। 8,000 करोड़ ऐसे हवा में तो बनेगी नहीं। उसको मार्केटिंग की नॉलेज है, उसको फंडिंग की नॉलेज है, ठीक है। फंडिंग रेस करने के लिए ना इतना मतलब प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, ओरिएंटेशन होती है, मतलब इतने स्टेप्स होते हैं फंडिंग के लिए भी। ऐसी रेज नहीं होती, उसकी नॉलेज लेके उसको अचीव करे। तो आप सोचो ना वो क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, उन बंदों का टारगेट ही ये था कि मार्केटिंग करके ब्रांड वैल्यू बना के और कुछ ऐसा दे देना जो बहुत अलग हो। और मैं तो देखो फेवर में हूँ, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि लाइक एक वैल्यू जो उन्होंने दी है, एक मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, भाई सब कुछ करा, एक कम वैल्यू में प्रिपरेशन के लिए जो स्टूडेंट को चाहिए होता है। टीचर्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, फीस भी बहुत कम है। तो भाई मैं फेवर में हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि भाई स्कैम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स वाला का भांडा फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा जो भी कर रहा है सही कर रहा है। एक लोगों को क्वालिटी जब तक पास कर रहा है दिक्कत नहीं है। अब वो चाहे स्पैम करे या कुछ करे, भाई क्वालिटी दे रहे हैं ना लोगों को, बस ठीक है, इतना मेरा काम चल रहा है, ठीक है। इवन मेरी 2 सिस्टर्स है, दोनों फिजिक्स वाला से पढ़ रही है, मेरे को सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद बोल रही है कि हाँ सब बढ़िया है। एक ने ऑफलाइन ज्वाइन करा इधर NSP में, एक ने ऑनलाइन बैच लिया है, कि दोनों बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ये तो हो गया उनके पर्सपेक्टिव से। हमारी क्लास के हिसाब से हमारे लिए क्या रिजल्ट निकला है कि ओनली एक तो ऑन पेज वाली बात तो हो गई थी कल परसों वाली बैच में। बिल्कुल। हमारा वो रखना प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ प्रेजेंटेशन के ऊपर आ गई। कैसे हमने उसको देखो मेन चीज़ अब ये आ गई, प्रेजेंट करते अब मैंने आपसे यही क्वेश्चन करा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट को रैंक कराना है तो आप क्या करोगे। देखो, आपको ना छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। आपका इंस्टीट्यूट है, मतलब आप ऑफलाइन खेल रहे हो, आपको ना लोकल बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पे? लोकल बिजनेस पे। आपको लोकल में कॉम्पिटिटर देखने पड़ेंगे कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके रिव्यू कैसे हैं, उनके स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल कैसे हैं, उनकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, जो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट आपस में कंपेरिजन करते हैं, मॉड्यूल्स क्या हैं, पढ़ाते क्या हैं, प्रैक्टिकल कितना है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, हमने क्या उस टाइम से अब तक में अपना कुछ कोर्स अपडेट करा है या नहीं करा है, ठीक है ना। इसके अलावा हम धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं, हम लाइक डाउन भी हम देखने को मिल रहा है कि भाई ये साल पूरा डाउन रहा हमारा, ठीक है ना। हाँ, साल में ये वाला महीना डाउन रहा समझ आता है, लेकिन 24 हमारा डाउन रहा, 23 हमारा हाई था, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम हर साल क्या ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लस में हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ के जा रहे हैं वो फिर रिकमेंड कितना कर रहे हैं आगे जाके, ठीक है ना। ये ग्रोथ वाली चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे क्या करेंगी, उसको एक्सपेंड करेगी। और फिर अगर ये चीज़ गूगल नोटिस करता है कि लाइक स्टूडेंट पॉजिटिव लाइक फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा गूगल मैप पे जो रिव्यूज़ हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लोग हमारी लोकेशंस को दूर दूर से बार बार डायरेक्शन कर करके हमारे पास दूर दूर से आ रहे हैं मैप को देखते हुए, ठीक है ना। तो गूगल को समझ आता है कि लोग इनके पास वॉक थ्रू हो रही है, लोग उनके पास जा रहे हैं, ठीक है। एक बार गए फिर लगातार 9 महीने तक जा रहे हैं, गूगल इस एक्टिविटी को भी नोटिस कर रहे हैं।
कि लोग इनसे कनेक्टेड हैं इतने लंबे टाइम तक। जैसे आपके हाँ। बैच है अभी का, हम्म। ये वहाँ से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, ये गाजियाबाद मैम ये फ़ोन से आता है, फ़ोन से जाता है। स्टार्टिंग में जो पहली बार आया होगा डायरेक्शन डाल के आएगा, गूगल मैम ने इसको पता लगा लिया कि ये बंदा यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग में आया था लोकेशन को देख के, और ये कहाँ जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है। डेली अपना फ़ोन लेके आ रहा है, गूगल को इसकी एक्टिविटी डेली की पता है कि ये वहाँ से है, यहाँ से है, इतने बजे से इतने बजे तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही 4 लोग और जा रहे हैं। गूगल उस चीज़ से समझ पा रहा है कि भाई उस वाले इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा वॉक-इन्स रहते हैं। गूगल मैप के जो लोकल हैं उनमें एक आर्टिफिशियल अगर इंटेलिजेंस कनेक्ट कर दिया जाए जो सारे लोगों के वॉकिंग बिहेवियर को पता लगाता है, तो ईजी है पता लगाना कि सबसे बेस्ट कौन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉकिंग ही वहाँ पे होंगी। मतलब गूगल सिर्फ आपके करे हुए वेबसाइट के एसईओ को कंसीडर नहीं करता। मैम देखो ये ना बैकएंड की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, ये ना बैकएंड के एल्गोरिदम है जो जिसके दम पे रिजल्ट जेन्युइन देना पॉसिबल है। मैं उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा गूगल ऐसा कर रहा है। हाँ, नहीं है, लेकिन कहीं ना आप एसईओ भी देख रहा है। आप खुद सोच लो ना, वो बेस्ट रिजल्ट दे कैसे पाएगा, ऐसे ही दे पाएगा। कंट्रीब्यूशन है सर, मान लो एक बच्चा वो आ रहा है गाजियाबाद से आता है आपके पास, या और भी दूर से 5-7 बच्चे आते हैं, तो वो इतनी दूर से आ रहे हैं, वो उनका भी उनके पास डाटा है, सब डाटा है बिल्कुल। तो वो चीज़ भी पॉजिटिव रैंक कराने में कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रही है। हाँ, और उसको ये भी समझ आता है कि अब है ना गाजियाबाद तक भी हमारा ही नाम है, उसको ये भी समझ आता है। अब गाजियाबाद में कोई और बंदा भी सर्च करता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो हमारा मैप उसको दिखा देगा गूगल, और पहले नहीं दिखाएगा जब तक कि लोग वहाँ से वॉक इन आना स्टार्ट नहीं कर देते। कोई बंदा डेली नोएडा से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, हमारे पास नोएडा की बहुत सारी लीड एकदम से आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहले ना क्या हो रहा था, साउथ दिल्ली से हमारे पास कुछ बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे, बहुत दूर है भाई, ठीक है ना, ट्रैवल मेट्रो से करके आ रहे हैं भाई, एक बंदा आया, 2 आया, हमारे पास साउथ दिल्ली की बहुत सारी लीड आना स्टार्ट होगी। आप सिंपल देखो ना, कॉन्सेप्ट्स को समझ लो कि हाँ भाई एल्गोरिदम ऐसे ही बने, गूगल ने ऐसा कुछ क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। अब उस एल्गोरिदम के जुगाड़ मत निकालने बैठ जाना, हाँ आपको नॉर्मली चलना है, ठीक है। आप अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलते रहो, गूगल अपने आप नोटिस कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक कर देगा, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, बिल्कुल जेन्युइन के ऊपर बात आ गई। वो देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट आपके दिल्ली के हैं। अब कोई बिहार में बैठ के अगर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट दिखाएगा नहीं। हाँ, आपके पास डेली बिहार से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर दिखा देगा बिहार में यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर यूपीएससी, मेरे को वो यहाँ मुखर्जी नगर वाले इंस्टीट्यूट दिखा देगा, उत्तम नगर वाले इंस्टीट्यूट दिखा देगा, बवाना वाले में भी ना दिखाए। गूगल मीट से क्लासेस लेते किस चीज़ की? अच्छा, सोसाइटी की, ये द डिजिटल सोसाइटी की क्लासेस। भाई इसका तो देखो क्या ही पता लगना है, ये तो मीटिंग्स होगी लाइक। अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए भी गूगल ने कुछ एल्गोरिदम बना रखा हो, क्योंकि मैंने उस चीज़ के बारे में कभी इतना ध्यान दिया नहीं है। लेकिन हाँ, आपने ये टॉपिक छेड़ा तो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या मतलब इसका यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि मीट पे तो हम दोनों आपस में बात भी कर सकते हैं कि और भाई क्या चल रहा है। ये तो ये भी हो गया ना कि ये मेरा क्लाइंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट हो। और इससे गूगल को एक और चीज़ फिर समझ आ सकती है कि हम लोग है ना वहाँ पे ऑनलाइन में ही डील करते हैं, उसको गूगल को में भी ये भी समझ आ जाए कि ये ऑफलाइन वहाँ पे डील ही नहीं करते, ठीक है ना। सपोज़ ये लाइक मुंबई में बैठे हुए हैं और मेरे से ऑनलाइन हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। अब गूगल पे अगर कोई सर्च करता है कि भाई ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग लर्न करनी है, तो मे भी हमारा उस पेज को दिखा दे, अगर हमने ऐसा कोई पेज बना रखा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हो। अगर गूगल ने ऐसा कुछ सिस्टम अपना बैकएंड पे बना रखा होगा तो, ठीक है ना। आपको ये सोचना है कि यूज़र है, गूगल है, और गूगल कैसे उस चीज़ को फाइंड आउट करता होगा। एक हल्का सा उसकी ट्रिक नहीं निकालनी है, एक हल्का सा सोचना है और फिर एसईओ करना है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स जो है जो आज डिस्कस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बस आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे या करोगे? मैम कंटेंट, मैं अगर सच बताऊँ ना, कुछ लोग इतना घटिया कंटेंट डाल रहे हैं ना वो हेडिंग टैग्स पे ध्यान दे रहे हैं ना कुछ ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उनको नॉलेज है, उन्होंने बस बना के डाल दिया, रैंक कर रहा है कंटेंट। अब मानोगे नहीं, मैंने जो घटिया जो पहले बहुत ग्रामेटिकल जिनमें मिस्टेक थी ना, वो ब्लॉग रैंक कर रहे हैं आज के टाइम में। उनकी रैंकिंग नहीं हट रही, क्योंकि वो मैंने खुद लिखे थे ऐसे ही टूटी फूटी। आप पढ़ लोगे आप कहोगे ये क्या कर रखा है, उल्टा पुल्टा लिख रखा है सब कुछ, एकदम घटिया इंग्लिश, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, मतलब ऐसे खुद से बना के बस लिख दिया। उस टाइम में इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी, अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लाइक कंटेंट राइटर की जॉब मैं कर पाऊँ। हाँ, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ, ये है कि मैं कर पाता हूँ अगर मैं कोशिश करता हूँ तो, ठीक है। पहले होता था कि हाँ मैं मिस्टेक बहुत करता था, अब मिस्टेक नहीं होती, 80% मिस्टेक कम हो गई है, ठीक है।
काम हाँ करते करते काम करते करते धीरे धीरे ये वाली चीज़। सर मैं जानूँगा कि सर रोजाना होता अच्छा हाँ तुम लोगों को तो शाम को है ना, ऑफिस में है मेरे पास भी एक और बंदा भाई, वो भी 5 बजे की छुट्टी मांगता है। खुद से बनाना है इसीलिए हैं? मुझे खुद से सब कुछ करना है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब मैं क्लास को भाई ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए। फास्ट भी रोज़ा भी रखा हुआ है। हाँ वही तो पूरा महीना चलेंगे अब इनके। चलो ठीक है अभी मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास जनरल डिस्कशन ही हुई ना। हाँ मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा, देखो एसईओ में ना कॉन्सेप्ट समझना मेन है। मैं आप लोगों को बैठा के 10 चीज़ें बता दूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक्चुअल फैक्ट्स बता पाऊँ जो मैंने फेस करे अभी तक, ठीक है। और आप भी उस चीज़ को फिर एक कह सकते हैं ना कि कंपेयर करना स्टार्ट करो खुद से जब आप काम करोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। आप सिर्फ गूगल पे नहीं, आप सोशल मीडिया को भी कंपेयर करना स्टार्ट कर दो कि देखो वहाँ पे भी एक मतलब सिस्टम है जिससे चीज़ें चल रही हैं, और सिस्टम के साथ बस खेलना मत, आप सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना, ठीक है। कि भाई सिस्टम है, लोग हैं, प्लेटफॉर्म है, सर्च करते हैं। सिस्टम के साथ खेलते तो सब जो बहुत पुराने हो गए पुराने बंदे खेलते हैं, वो उन्हीं को पता होती है डीप वाली बातें। क्योंकि नया बंदा तो क्या हाँ खेलेगा? नहीं ट्रिक्स तो मेरे पास भी है मैम, आज भी मेरे पास ट्रिक्स हैं, मैं उनको यूटिलाइज़ करूँगा, मेरे पास रैंकिंग आएगी। लेकिन मुझे पता है 6 महीने 8 महीने अपडेट आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इतनी जब मैनुअल इतना ज़्यादा वर्क होगा, हार्ड वर्क वहाँ करना पड़ेगा, वो सारा ख़त्म हो जाएगा एक अपडेट में। वो अपडेट कल भी आ सकता है, वो अपडेट 1 साल बाद भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। तो मतलब ऐसे रिस्क में तो देखो लेके नहीं चलने वाले, ठीक है ना। हमें भी सिक्योर चीज़ें करके चलनी पड़ती हैं कि हाँ भाई फिक्स काम हो रहा है जो भी हो रहा है। तो आज की क्लास में बस डिस्कशन था एक, ये मतलब लाइक ज़रूरी था ऑन पेज और ऑफ पेज से पहले, ताकि कॉन्सेप्ट्स जब हम करने बैठे ऑफ मतलब प्रैक्टिकल करने बैठे तो रिलेट कर पाओ कि क्या चल रहा है, ठीक है। ओके।